ओके, तो नेक्स्ट मेरे को बेसिकली करना क्या है। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे अगर मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो मतलब जो भी कस्टमर हम लोग लेंगे, अभी हम लोग कस्टमर आईडी 1 लेके कर देंगे, ठीक है। तो जो भी करंट कस्टमर है, वो करंट कस्टमर के लिए एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये लॉजिक कैसा है, पहले वो लॉजिक समझ लो। तो मेरे पास कितने टेबल्स बनेंगे यहाँ पर, वो बता देता हूँ पहले मैं। तो नोटपैड, तो एक टेबल बनेगा तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। उसमें होगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। और डेट, ऑर्डर कब क्रिएट हुआ है, ये होगा। और एक टेबल और यहाँ पे होगा ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। ये ऐसा रहेगा। एक रहेगा तुम्हारा ऑर्डर डिटेल्स टेबल, जिसमें ऑर्डर लाइन आइटम रहेंगे, मतलब एक ऑर्डर में कितने लाइन आइटम है वो। तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर लाइन आइटम आईडी, फिर उसके बाद आइटम नेम जो भी है वो, उसके बाद उसकी क्वांटिटी। क्या कर रहे हो यार, बंद कर दो, चालू कर दो, बैठ जाओ। एक आएगा तुम्हारा ऑर्डर, लेट से मेरा ऑर्डर हो गया ऑर्डर 10, डेट हो गया लेट से 2 अक्टूबर। और ये ऑर्डर का स्टेटस रहेगा। तो जब इनिशियल में ऐड टू कार्ट बंदा करेगा ना, तो ऐड टू कार्ट करने जब बंदा ऐड टू कार्ट करेगा, तो ये ऑर्डर का स्टेटस रहेगा ड्राफ्ट, ठीक है। तो इनिशियली रहेगा वो ड्राफ्ट, जब तक ये ड्राफ्ट में है तब तक ये कार्ट में है, तब जब तक ये ड्राफ्ट में है तब तक ये कार्ड में। तो पहला स्टेटस आएगा ड्राफ्ट, ठीक ठीक है। ड्राफ्ट के बाद जब वो क्या करेगा, ऑर्डर को सबमिट कर देगा, लाइक मतलब पेमेंट वेमेंट करके आगे बढ़ गया, तो ऑर्डर स्टेटस हो जाएगा सबमिटेड। नेक्स्ट स्टेटस आएगा सबमिटेड। तो सबमिटेड स्टेटस के अंदर क्या रहेगा कि उसने बना के दे दिया, वेंडर के पास ऑर्डर रिसीव हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर स्टेटस इन प्रोग्रेस, मतलब वो उसको फिर वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब देखो इन प्रोग्रेस के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग स्टेटस भी आते हैं, लाइक शिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे स्टेटस। तो तुम जितना चाहे उतना स्टेटस डाल सकते हो बीच में। कुछ उसका लाइक डिफरेंट लॉजिक नहीं है। एक कॉलम है, वो कॉलम में जो स्टेटस अपडेट होगा वो स्टेटस हम लोग को दिखाना है। और एक ड्रॉप डाउन रहेगा बैकएंड से, वो सेलेक्ट करेगा कि इसको कहाँ पे लेके जाना है। कुछ उसमें लॉजिक होता है कि लाइक डायरेक्ट ड्राफ्ट से इन प्रोग्रेस में जाएगा, ड्राफ्ट से सबमिटेड ही जाएगा। तो अगर ड्राफ्ट में है तो सबमिटेड ही ड्रॉप डाउन में, ऐसा लॉजिक रहता है। लेकिन वो लॉजिक लाइक जो बड़े ईआरपी रहेंगे उसके अंदर रहेगा या वैलिडेशन के अंदर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लेंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर सबमिटेड, सबमिटेड के बाद इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस के बाद फुलफिल्ड। तो यहाँ पे फुलफिल्ड, फुलफिल्ड मतलब ऑर्डर वो हो गया, मेरे बंदे को रिसीव हो गया। हम लोग की साइड से हम लोग फुलफिल कर दिए। अब उसके बाद उसको रिसीव हो जाएगा तो आ जाएगा कंप्लीटेड। तो ये ऑर्डर स्टेटस है। तो इनिशियल बनेगा ड्राफ्ट, फिर बंदा उसको करेगा सबमिट, फिर वो रिसीव होगा, इन प्रोग्रेस में पड़ा रहेगा। जब हम लोग ऑर्डर को डिलीवर, मतलब मेरे साइड से ऑर्डर निकल गया तो वो फुलफिल्ड, और उसके साइड रिसीव हो गया, कंफर्मेशन आ गया तो कंप्लीटेड। समझ में आया। तो ये इतना स्टेटस रहेगा। अब ये ऑर्डर में, इधर ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ। ये ऑर्डर के अंदर ये 2 अक्टूबर को जो ऑर्डर हुआ है, ये कौन से कस्टमर का ऑर्डर है वो यहाँ पे रहेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा के ऊपर डाल देता हूँ, ताकि
कौन से कस्टमर के लिए ऑर्डर है, तो कस्टमर 101, जो भी लॉग्ड इन कस्टमर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर 101। अब ये ऑर्डर, और ये जो ये आईडी कौन सा है, ऑर्डर डिटेल्स आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1, आइटम मैंने दे दिया लेट्स से XYZ, क्वांटिटी मैंने दे दिया इसका 10, ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी ये वाला ऑर्डर आईडी, इसी में दूसरा आइटम है, यही ऑर्डर के अंदर दो आइटम उसने ऑर्डर किया है, लेट्स से एक सोप है, क्वांटिटी 2, ऑर्डर आईडी 10। तो इससे क्या पता चलेगा, ये कस्टमर ने, अब ये कस्टमर है मतलब कस्टमर का टेबल भी होगा, तो यहाँ पे कस्टमर टेबल, कस्टमर में कस्टमर का आईडी, उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट, उसका ईमेल, ऐसा कुछ तो कस्टमर टेबल रहेगा। इसमें यूजर नेम पासवर्ड भी रहेगा जिसके थ्रू अपन लॉगिन विगिन का प्रोसेस करेंगे, मतलब कस्टमर ही जब वो रजिस्टर करेगा तो अपना कस्टमर बनेगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो पेज रहेगा, रजिस्ट्रेशन के पेज पे हम लोग उससे नाम लेंगे, कॉन्टेक्ट लेंगे, ईमेल लेंगे। ठीक है, और उसको बोलेंगे पासवर्ड क्रिएट कर, मतलब पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और यूजर नेम जो है हम लोग ईमेल आईडी को यूजर नेम कंसिडर करेंगे, जैसा नॉर्मली होता है आजकल, या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी, तो हम लोग ईमेल आईडी ले लें। तो ईमेल आईडी जो रहेगा वो मेरा यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड के लिए हम लोग एक फील्ड ले लेंगे लाइक ऐसा पासवर्ड, तो पासवर्ड की फील्ड। अब ये यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह इसमें स्टोर रहेगा, तो लाइक मैं एक कस्टमर बोल देता हूँ, ये कस्टमर का आईडी 101 दिया, और यही आईडी यहाँ पे यूज करता हूँ। तो मैंने दिया कस्टमर का नेम, उसका मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, फिर उसका मैंने दे दिया ईमेल, यहाँ पे मैंने उसका दे दिया पासवर्ड, ये पासवर्ड है ऐसा। अब ये जो ये पर्टिकुलर कस्टमर का ये ऑर्डर में ये दो आइटम है, तो अब मेरे को अगर दिखाना है कि मतलब एक पेज है जिसपे दिखाना है ऊपर कस्टमर का नेम, उसका ऑर्डर नंबर, और उसके ऑर्डर में कितने आइटम है और उसका सब टोटल कितना है। ठीक है, अब ये जो आइटम है इसके साथ में एक और चीज क्या रहेगी, प्रोडक्ट आईडी। क्यों, ये आइटम का तो नेम यहाँ पे अपन प्रोडक्ट से दिखा देंगे लाके, लेकिन ये आइटम का प्राइस क्या है, मेरी बात समझ, ये आइटम का प्राइस क्या है वो कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट का जो टाइटल रहेगा वो, उसके लिए क्या लगेगा, प्रोडक्ट आईडी, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। तो प्रोडक्ट आईडी कैसा लिया हम लोग, प्रोडक्ट आईडी चलो 10 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 है ना, प्रोडक्ट आईडी 6 ले लेता हूँ, 6। टेस्ट टाइटल वाला प्रोडक्ट है ये, और इसका ले लिया 7, वो भी टेस्ट टाइटल वाला दूसरा कोई तो प्रोडक्ट है। अब तो ये बन गया, अब मेरे को दिखाना है कि कौन सा कस्टमर है, तो कस्टमर का नेम यहाँ से दिखाऊंगा, ये कस्टमर का, ये कस्टमर का, ये ऑर्डर में ये दो प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट ऐड है। अब इसकी अवेलेबल क्वांटिटी लेट से है 200, लेकिन इसने 10 खरीदा, तो ये जो क्वांटिटी है कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी परचेज्ड क्वांटिटी है, मतलब जो कस्टमर खरीद रहा है। और एक और क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट टेबल में है, वो अवेलेबल क्वांटिटी है, मतलब जब वो ऐड करने लगेगा जिसकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी उसको ऐड टू कार्ट करने नहीं देना है, ऐसा लॉजिक बाद में मेरे को लिखना है। तो अवेलेबल क्वांटिटी से हम लोग चेक करेंगे, तो अवेलेबल क्वांटिटी अगर कोई प्रोडक्ट की 0 है तो ऐड टू कार्ट बटन डिसेबल हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा, लॉजिक ही तो लिखना है। इफ लगाना रहेगा, ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर इफ लगाना रहेगा, एक इफ में अनेबल्ड बटन का कोड रहेगा और एल्स में डिसेबल्ड बटन का कोड रहेगा। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1 है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, देन वो अनेबल करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, बटन को डिसेबल करेगा, ऐड टू कार्ट ऐड ही नहीं कर सकता प्रोडक्ट। जब बटन ही डिसेबल हो गई तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐड करने के लिए। ठीक है, तो और ये कौन सा रहेगा, जब वो ऐड टू कार्ट करेगा तो कार्ट पे जाने के बाद वहां पे अगर अपने को क्वांटिटी बताना है, लाइक चेंज करना है, तो ये परचेज क्वांटिटी, तो हम लोग के केस में हमेशा सिंगल ही प्रोडक्ट आएगा, मतलब अभी हम लोग ऐसा ही कॉमर्स लिए कि एक बाय नाउ किया, बाय नाउ करके ऐड कर दिया वो, लेकिन हम लोग डेटाबेस में फील्ड लेके रखेंगे उसको, कि इनकेस अगर एक्सटेंड करने के लिए बोलता है क्लाइंट,
जैसे कल को आके बोलता है कि अभी वो आया मेरे को बोल रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपए में ई कॉमर्स चाहिए। ठीक है, तो तुम बोले ठीक है तेरे को मल्टी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिंगल वेंडर मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, सबके लिए एग्री हो गया। तुम लाख रुपए में बनाना स्टार्ट कर दिए, एकदम सादा ई कॉमर्स उसको बना के दे दिए। कल को आके बोलेगा यार अभी मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, लगे तो पैसा ले लो चलेगा, उसका इशू नहीं है। तो अब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो वो भी आके अगर उसका बिजनेस चलने लगेगा तो वो तुमको पैसा देने के लिए रेडी रहेगा। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास प्रोविजन होना चाहिए, लाइक ये क्वांटिटी अभी तो फिलहाल क्वांटिटी एक ही है, तो हर टाइम हम लोग क्या करेंगे, हार्ड कोड करके एक डालेंगे पीछे से। बाद में एक्सटेंड करना है तो वो एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये हो गया, तो ये कस्टमर ये डेट पे, ये ऑर्डर नंबर पे, ये 2 प्रोडक्ट, ये वाली क्वांटिटी प्रोसेस करने जा रहा है। ठीक है, और ऑर्डर का जो स्टेटस रहेगा वो जब ऐड टू कार्ट करेगा तो ड्राफ्ट हम लोग सेट करके भेजेंगे। जैसे ही वो कार्ट में जाएगा तो ड्राफ्ट वाला उसको दिखने लगेगा, उसको ड्राफ्ट वाला दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आया, उसका आईडी है 101। ठीक है, अभी वो करंट है, उसका कार्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है, कार्ट एम्प्टी है। उसने कोई प्रोडक्ट पे गया, ऐड किया, ठीक है, मतलब ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो अभी तो उसका कोई ऑर्डर कुछ बना हुआ है नहीं, वो अभी जस्ट आया, उसका कार्ड भी खाली है। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल में एक रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। समझिए, ये टेबल में तुमको एक रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। ये टेबल में रिकॉर्ड तुम कैसे डालोगे, ये टेबल में रिकॉर्ड डालोगे, जो करंट कस्टमर है उसका आईडी मिल जाएगा तुमको, तो वो तुमको सेशन से मिल गया। अब आया स्टेटस। स्टेटस तो अभी ऐड टू कार्ड है तो ऑलवेज स्टेटस क्या रहेगा, ड्राफ्ट। तो ये भी तुमको समझ में आ गया, ये तुम्हारी करंट डेट होगी और ये आईडी जो है जनरेट होगी खुद से। तो पहले इसमें रिकॉर्ड डालोगे तुम, इसमें रिकॉर्ड डाल के ये आईडी तुमको मिल जाएगी। फिर क्या करोगे तुम, वही के साथ में, मतलब वही प्रोसेस में, वही वही कोड के नीचे, वही कोड के नीचे तुम ये टेबल में भी रिकॉर्ड डालोगे। अभी उसने समझ लो प्रोडक्ट 6 पे ऐड टू कार्ट दिया है, ये वाले प्रोडक्ट पे, तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जो भी टाइटल तुमको ऐड टू कार्ट के ऊपर टाइटल रहेगा ना, जो भी टाइटल रहेगा वो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 डालने वाले हैं, तो ये 1 तुम डाल दोगे। ऑर्डर आईडी तुमको कहाँ से मिलेगी, जो भी तुम्हारा लास्ट क्रिएटेड ऑर्डर है, क्योंकि इसके ये कोड के ऊपर भी तुमने जस्ट अभी एक रिकॉर्ड डाल के ऑर्डर क्रिएट किया है, वही आईडी को लाके तुम यहाँ पे तुम सेट करोगे। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, जो ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक हो रहा है, जो प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहा है वो प्रोडक्ट का आईडी तुमको पास करना पड़ेगा। तो ये ऐसी कुछ तो कहानी रहेगी। मेरी बात समझी मैं क्या बोल, तो ये कर दोगे। फिर अब एक प्रोडक्ट ऐड किया, उसी के बाजू में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 7, उस पे भी उसने ऐड टू कार्ट किया। अब वो ऐड टू कार्ट कर रहा है ना, तो अब की बार यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसका एक ऑर्डर बन चुका है। यही ऑर्डर के साथ में इसको मेरे को अटैच करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा अगर वो यूजर के लिए करंटली कोई भी ड्राफ्ट, क्या बोलते हैं, कोई भी ड्राफ्ट वाला ऑर्डर है सेम डेट के ऊपर, सेम डेट पे, क्योंकि 24 घंटे के बाद हम लोग कार्ड को डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तुमने मॉर्निंग में गया, मॉर्निंग में जाके 10 बजे ऐड टू कार्ड किया, एक प्रोडक्ट छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उसको। तो नेक्स्ट डे जब तुम आओगे, तो अब इस पे देखो डिपेंड करता है ई कॉमर्स। हम लोग ऐसा बिजनेस सेट कर रहे हैं कि वो कार्ड हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, अब नेक्स्ट डे 24 घंटा हो गया तो खत्म। तो नेक्स्ट डे जब आएगा वो 10 बजे, तो उसको उसका कार्ड खाली मिलेगा। फिर वो ऐड टू कार्ट करेगा तो वो एक प्रोडक्ट कल का और एक प्रोडक्ट आज का, 2 प्रोडक्ट कार्ट में नहीं ऐड होगा, बल्कि उसको एक ही प्रोडक्ट दिखेगा जो आज उसने ऐड किया। दूसरे सिनेरियो में 10 बजे आया, वो 10 बजे आके उसने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, ऐड टू कार्ट किया, एक प्रोडक्ट तुमने क्रिएट कर दिया आज 10 बजे, 12 बजे वापिस आया वो, 12 बजे वापिस आया, 12 बजे वापिस आके फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट पे जाके ऐड टू कार्ट किया। तो अब तुमको सेम डेट पे, क्योंकि तुम डेट चेक करोगे, सेम डेट पे तुमको ऑलरेडी एक ऑर्डर बना हुआ मिलेगा, तो वही ऑर्डर में तुम क्या करोगे, ये प्रोडक्ट भी अटैच कर दोगे, मतलब सेम कार्ट में वो प्रोडक्ट को अटैच कर दोगे। अब यहाँ पे कैसा रहता है कि ऐड टू कार्ट से मतलब कार्ड अगर डिस्कार्ड होगा, मतलब कार्ड को तुम डिस्कार्ड कर रहे हो, तो तुमको एक्चुअल में वो कार्ड के साथ करना क्या है, क्या करोगे, तो वो विश लिस्ट में डाल देते हैं हम लोग कि मतलब कभी तो इसकी विश थी ये खरीदने की, लेकिन कोई रीजन से नहीं खरीद पाया,
पैसा नहीं था, टाइम नहीं था, या प्रोडक्ट कोई भी रीजन से, तो वो प्रोडक्ट जो ड्राफ्ट से हटेगा ना, तो एक स्टेटस जो आता है विश लिस्ट का भी आता है, मतलब यहां से ड्राफ्ट से हटेगा। अगर उसने सबमिट कर दिया तो सबमिटेड, लेकिन अगर 24 घंटा हो गया तो 24 घंटे के बाद एक जॉब चलेगी। 24 घंटे के बाद एक जॉब चलेगी, देखिए कितना पुराना, क्योंकि एक कस्टमर का थोड़ी रहेगा, बहुत सारे कस्टमर का रहेगा, तो वो पूरे ऑर्डर टेबल में चेक करेगी कौन कौन सा ड्राफ्ट वाला है, और कौन किसकी किसकी क्रिएटेड डेट मोर देन 24 आवर्स है। कैसे चेक करेंगे हम लोग? ऑर्डर टेबल में जाऊंगा, लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ये वाला टेबल, ये टेबल, ठीक है। वहां पे मैं क्या चेक करूंगा? डेट के साथ टाइम भी रहेगा, ये डेट के साथ टाइम भी हो गया ऑब्वियसली। तो यहां पे मैं क्या चेक करूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर, वेयर ऑर्डर स्टेटस, ये वाला कॉलम, ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू ड्राफ्ट, ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू ड्राफ्ट। और तुमको क्या चेक करना है कि अभी जो करंट डेट है, ये डेट और ये वाली डेट को माइनस करना है तुमको। दोनों डेट को माइनस करोगे, अगर ग्रेटर देन 24 आवर्स आया, ग्रेटर देन 24 आवर्स आया तो डिस्कार्ड कर दो। तो करंट डेट अभी समझ लो 10 बजे उसने ऑर्डर बनाया था, 10 AM को, 2 अक्टूबर 10 AM को उसने ऑर्डर बनाया, और मैं अभी आया लेट से 3 बजे, ठीक है। तो 10 बजे से 3 बजे तक कितना टाइम हो गया? 10 से 12 और ये 3, 5 घंटा हो गया, बराबर। तो करंट डेट टाइम और 10 बजे के डेट टाइम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, दैट इज लेस देन 24, लेस देन 24। तो क्या करेगा वो? रख देगा कार्ट में, पड़ा रहेगा वैसे ही, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे लेट्स से जॉब चल रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे जॉब चल रही है तो क्या होगा? 10 10 AM को ऑर्डर बनाया है, नेक्स्ट डे आके वो 11 बजे चेक कर रहा है, नेक्स्ट डे 11 AM पे जॉब जो है रन हो रही है, चेक कर रही है। तो अब वो क्या करेगा? जो ये 2 अक्टूबर 10 AM को नहीं, 3 अक्टूबर 11 AM में से 2 अक्टूबर 10 AM को माइनस करेगा, तो दो माइनस करेगा तो 25 आएगा, दैट इज मोर देन, ग्रेटर देन 24। तो वो क्या करेगा? उसको सेलेक्ट करेगा और इसके स्टेटस को चेंज करके क्या कर देगा? ड्राफ्ट की जगह विश लिस्ट, इसको क्या कर देगा? विश लिस्ट। तो अब यही कस्टमर वापस से लॉगिन करके आएगा। तो जब वापस से लॉगिन करके आएगा तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि इसका ड्राफ्ट वाला, ड्राफ्ट स्टेटस में कोई ऑर्डर पड़ा है क्या। अगर ड्राफ्ट स्टेटस में कोई ऑर्डर पड़ा रहेगा तो कार्ट के ऊपर 1 दिखा देंगे, समझ में आया। और विश लिस्ट में कोई ऑर्डर पड़ा रहेगा तो विश लिस्ट के ऊपर 1 2 3 4 दिखा देंगे। लॉजिक समझा? देखो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी तक एक भी कोड नहीं किया हूं मैं, जब से आधे घंटे से खाली लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इतनी सारी चीज ना, ये सब ऑर्डर के अंदर रहती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स बनाने, तुम कोई भी क्लाइंट को बनाने के लिए लोग है ना बनाने के लिए, तो पहले वो बोलेगा मेरे को कम में चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बाद में वो उसको सीधा कंपेयर करेगा अमेजोन से। अमेजोन में तो ऐसा होता है, भाई वो 250 करोड़ का प्रोडक्ट है, तू 2.5 लाख देने को रेडी नहीं है, समझे क्या? तो लॉजिक तो बेहिसाब है। अभी जैसे विश लिस्ट का एक और लॉजिक है, मैं तो काम किया ही उसके ऊपर, इसके लिए तुमको बता रहा हूं। विश लिस्ट का एक और लॉजिक है कि विश लिस्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम विश लिस्ट में गए, विश लिस्ट के अंदर तुम्हारा प्रोडक्ट यानी तुमने कार्ट में ऐड किया, तुम्हारा कार्ट डिस्कार्ड हो गया, वो विश लिस्ट में चला गया। विश लिस्ट के अंदर जाके तुम ऑर्डर प्लेस करते हो। अब विश लिस्ट में जब तुमने ऐड किया था, जैसे तुमने एप्पल आईफोन 13 प्रो ये डाल दिया, विश लिस्ट में चला गया तुम्हारा। अब तुम जाके उसको ऑर्डर करने जाते हो, तो जब तुमने ऐड किया था तो तब अवेलेबल क्वांटिटी थी 5 और तुमको खरीदना था 1। 5 दिन के बाद आए विश लिस्ट में, तो तुम वापस उसको ट्राई कर रहे हो, अब अवेलेबल क्वांटिटी हो गई है 0। तो अब वो कार्ट में ऐड होना चाहिए कि नहीं ऐड होना चाहिए? अब तो ऐड टू कार्ट बटन से रोक नहीं पाओगे ना उसको तुम। किसको किसको समझा सिनेरियो? सिनेरियो समझा क्या है? दुनिया भर के सिनेरियो, दुनिया भर के सिनेरियो। अभी एक और सिनेरियो उसने, जैसे जो अभी रिटर्न और रिप्लेसमेंट का सिनेरियो बता था। तुमने ऑर्डर कर दिया, तुमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद तुमको प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमने रिटर्न रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करके बोला कि मेरे को इसके रिप्लेसमेंट में दूसरा ऑर्डर चाहिए। तो वो ऑर्डर आईडी कहाँ प्लेस होगा और वो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा? ठीक है,
क्योंकि सिस्टम से प्रोडक्ट निकलने के लिए उसको एक ऑर्डर चाहिए। तो एक ऑर्डर की टाइप होती है रिप्लेसमेंट ऑर्डर, मतलब इसके बदले में ये ऑर्डर। तो वो दो ऑर्डर जो है ना वो अलग अलग मेंटेन होता है, सेम मेंटेन नहीं होता। क्यों अलग अलग मेंटेन होता है? क्योंकि दोनों का शिपमेंट अलग अलग रहता है। लेट से पहला प्रोडक्ट तुमको ब्लू डार्ट ने डिलीवर किया था, क्योंकि वो टाइम पे ई कार्ड खाली नहीं था। अब ई कार्ड खाली हो गया, उनका उनका फ्लिपकार्ट वाले का जो इन लोग का इन हाउस शिपिंग सर्विस है ई कार्ड। ई कार्ड का अब अवेलेबिलिटी है, तो अब वो दूसरा ऑर्डर ई कार्ड से प्लेस करेगा, बिकॉज उसको उसमें शिपिंग चार्ज कम है। ब्लू डार्ट वाले को उसको पैसा देना है, ई कार्ड वाला उसका इन हाउस है। तो वो दोनों ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट वे से ट्रैक होगा। और सेकंड आया फिर तुमने रिटर्न किया, सेकंड आया फिर तुमने रिटर्न मारा, होता है ना ऐसा। फिर तुमने रिटर्न दिया, अब उसके अगेंस्ट में और रिटर्न ऑर्डर बनेगा। तो ये ऐसे सिनेरियो बहुत मतलब बेहिसाब सिनेरियो तुमको मिलेंगे इसके अंदर। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैंने ऑर्डर रिटर्न किया, उसने रिटर्न पिकअप शेड्यूल हुआ, पिकअप करने के लिए वो आया, लेकिन हम लोग थे नहीं, फार्म हाउस गए थे उस दिन, घर बंद था तो वापस चला गया। अब वो ऑर्डर बन के पड़ा है, अब उसने क्या कर दिया, शिपमेंट पिकअप कैंसिल कर दिया। लेकिन वो ऑर्डर मेरे उसमें बन के अभी तक पड़ा हुआ है, वो ऑर्डर का स्टेटस ना चेंज हो रहा है ना आगे जा रहा है, और ना उसके ऊपर हेल्प बटन आ रही है, ना मैं कुछ उसको रेस कर पा रहा हूँ उसके लिए कंसर्न। तो अब अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया जहां पे कस्टमर स्टक हो गया, तो उसके लिए आता है ग्रीवेंस मॉड्यूल। अब मैं क्या करूंगा, हेल्प में जाऊंगा, ग्रीवेंस में जाके रेस करूंगा, फिर वो बोलेगा, फिर मैं उसको ऑर्डर आईडी बताऊंगा, फिर वो चेक करेगा, फिर वो अपने साइड से प्रोसेस करेगा। मतलब जहां पे पूरा सिनेरियो ब्लॉक हो गया, एक बंदा कितना ही सोच पाएगा। अभी अमेजोन इतने टाइम में ऐसा बना, फ्लिपकार्ट इतना साल डेवलपमेंट होने के बाद वो ऐसा ई कॉमर्स बना ना। लेकिन जब इनिशियली ये लोग भी ऐसा फेस किए ही होंगे ना, कि कोई रिटर्न कर रहा है, कोई वापस कर रहा है, वो सब सिनेरियो आता है। तो ये सब सिनेरियो जो अपने को ऐसा लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिनेरियो बहुत खतरनाक रहता है। अभी मैं तुमको एक और सिनेरियो, अभी हम लोग के उसमें आया था, हम लोग लॉयल्टी पॉइंट्स देते थे। जैसे तुम 5,000 का सामान खरीदे, तो तुमको 100 लॉयल्टी पॉइंट हम लोग दे रहे हैं, फिर उसके लिए तुम 100 रुपया नेक्स्ट ऑर्डर में कम कर सकते हो, ऐसा कुछ तो सीन था। तुमने क्या किया, अब हाँ, 7 दिन का उसका रिटर्न पॉलिसी रहती थी, डेंटल प्रोडक्ट सेल करते थे। तो अब तुमने क्या किया, ऑर्डर किया 5,000 रुपीज का, कुछ तो खरीदा, मैंने तुमको 100 लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 100 लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट हुआ। अब तुमने क्या किया, वो प्रोडक्ट 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, लॉयल्टी पॉइंट पहले क्रेडिट हो गया। अब तुमने लॉयल्टी पॉइंट को यूज कर लिया 7 दिन में, अब प्रोडक्ट को छठे दिन रिटर्न में डाल दिया। अब तो कंपनी का लॉस हो गया ना 100 रुपए का। प्रोडक्ट तो तुमने वापस कर दिया, 100 लॉयल्टी पॉइंट तुम यूज कर लिया, तुमको कौन पकड़ने आएगा? ई कॉमर्स में ये है ना, तुम कस्टमर फिजिकली क्या होता है कि बंदा कॉलर पकड़ लेगा, ई कॉमर्स में कहाँ से पकड़ेगा? वो तो निकल गया, वो तुमने 100 लॉयल्टी पॉइंट यूज कर लिया। तो ये लोग ने लेके आए थे, रिटर्न पीरियड खत्म होने के बाद लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था। एक कस्टमर का कैसा आया, 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, ऑटोमेटिक लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट होता था 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद तुमको लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट हुआ, तुमने क्या किया, रिटर्न रिक्वेस्ट है ना पहले डाल दिया था, लेकिन रिटर्न एक्चुअल में हुआ नहीं था। मतलब जब तुम रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हो ना, तो वो एक्सेप्ट होने के लिए जो भी सेलर रहता है ना, मतलब जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तब तक एक्सेप्ट नहीं होती है। तो 7वें दिन में 11:59 पे तुमने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली नाइट में। ठीक है, 2 मिनट के बाद 7 दिन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेलर सुबह उठा, उसने एक्सेप्ट कर लिया रिटर्न। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, तो सिस्टम ने क्या कर दिया, तुमको रिफंड कर दिया। और 2 मिनट के अंदर जो जॉब चली, उसने तुमको लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट कर दिया। नहीं समझे? 7 डे हुआ, मिडनाइट जॉब चली, बराबर, रात में 11:59 या 58 पे मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला। अब वो तो सुबह सेलर 10 बजे उठ के करेगा अप्रूव, उसने देखा नहीं, उसने सीधा मारा अप्रूव, रात में आई थी रिक्वेस्ट, अप्रूव, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। उसके बीच में मिडनाइट जॉब चल गई, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, चाहे जब भी समझ लो, 12:05 पे जॉब चली, उसने तुमको 100 लॉयल्टी पॉइंट दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास ही था, रिटर्न रिक्वेस्ट जब तक एक्सेप्ट नहीं हुई थी। एक्सेप्ट हो, अब कंडीशन ऐसी लिखी हुई थी कि जिसका रिटर्न
एक्सेप्ट हो गया उसको लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट नहीं करना है। और तुम्हारा तो एक्सेप्ट हुआ नहीं था, तुम्हारा एक्सेप्ट हुआ 10 बजे, जॉब चली रात में, तुमको 100 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट का लॉस हुआ। समझ में आएगा? तो ये ऐसे सिस्टम, तो फिर वो कंडीशन वहां पे ऐड करना पड़ा कि अगर रिटर्न रिक्वेस्टेड भी है तो लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट नहीं होगा। मतलब अगर रिक्वेस्ट भी कर दिया उसने, एक स्टेटस रहता है रिक्वेस्टेड, एक रहता है सबमिटेड, एक रहता है एक्सेप्टेड। मतलब तुम रिक्वेस्ट किए, सबमिट हुआ, अमेजोन से सेलर के को रीड आउट हुआ, फिर उसने एक्सेप्ट किया, फिर एक्सेप्ट करके तुमको नोटिफिकेशन आई कि मतलब एक्सेप्टेड है। तो रिक्वेस्ट भी किया तो फिर वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मतलब ये सब सिनेरियो, यानी जब तुम, अगर तुम बोलते हो कि लाइक मैंने ई कॉमर्स पे काम किया या मेरा करंट प्रोजेक्ट ई कॉमर्स है, तो और सामने वाला अगर सही में ई कॉमर्स वाला बंदा निकला, लाइक जैसे हम लोग, जैसे मैं काम किया, तुम, फिर वो बहुत कुछ पूछ सकता है तुमसे, क्योंकि ई कॉमर्स में कोडिंग से ज्यादा तो सिनेरियो है। कोडिंग में कुछ नहीं है, कोडिंग में क्या है, तुमको वही टेबल में वैल्यू डालना है, टेबल में निकालना है, ये वेयर क्लॉज में ये कंडीशन रहेगी, ये नहीं रहेगी। अभी जितना सिनेरियो में बताया, ये सब सिनेरियो के अंदर क्या सीन था, ये सब सिनेरियो में एक एक वेयर क्लॉज बढ़ते चला गया कि ऑर्डर रिक्वेस्टेड हो, एक्सेप्टेड हो, सबमिटेड हो, तो भी लॉयल्टी पॉइंट नहीं क्रेडिट करना, एक वेयर क्लॉज में लिखना था। लेकिन ये सिनेरियो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा है, बिकॉज दे आर लूजिंग देयर प्रॉफिट, नॉट मनी, प्रॉफिट। पैसा लूज करना एक अलग चीज है, प्रॉफिट लूज करना मतलब क्रीम जा रही है ऊपर से, वही तो उन लोग का प्रॉफिट वगैरह। 100 5 5 हजार का सामान बेच के 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 लॉयल्टी पॉइंट तो वही ले लिया, तो उनको बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। मतलब वो एकदम जीरो हो गया, वो बिजनेस ही जीरो हो जाता है। वो खाली अपने को ऐसा लगता है कि 100 लॉयल्टी पॉइंट से कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखे हैं यूएस में ऐसे बंदे भी हैं जो लोग सिस्टम से खेलते हैं वाकई। अब मैं आमलगा के सिस्टम पे काम करता था, उसमें ऐसा था कि हेल्थ केयर में, उसमें कोई तुम मेडिसिन खरीदते हो, जैसे तुमने एक मेडिसिन खरीदा, लाइक मैटरनिटी से रिलेटेड मेडिसिन है, तुमने परचेज किया, ठीक है। अब परचेज करने के बाद एफडीए का एक रूल होता है कि तुमको वो मेडिसिन का एक सर्वे होता है, वो सर्वे तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तुम दवा खरीद के लेके आएगा, तुमको क्या पड़ी है, नहीं देता सर्वे, जा। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके ऊपर एफडीए जो है, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है, वो लोग जोर बनाते हैं कि तुमको ये सर्वे दिखाना ही पड़ेगा। अगर तुमने 100 मेडिसिन भेजी है तो कम से कम 80 लोग का सर्वे हम लोग को सबमिटेड चाहिए, तुम कुछ भी करो हम लोग नहीं जानते। यूएस की बात बता रहा हूँ, अपने इधर कुछ नहीं होता। अपने इधर तो कोई विजिलेंस वाले भी सही से काम नहीं करते। तो वो बोलते हैं कि 80 लोग को सबमिटेड सर्वे चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम मेडिसिन खरीद के ले गए, तुम 500 की मेडिसिन खरीद के लेके आए, तुम कब इंटेंशनली सोचोगे कि मैं सर्वे कंप्लीट करूं? जब तुमको कुछ गिफ्ट मिलेगा। अगर तुमको उधर आ जाए ना कि लिखा हुआ है कि एक सर्वे कंप्लीट करो जिसमें तुमको कैशबैक आ जाएगा 200 रुपया, भले से वो मेडिसिन 300 की है, तुमको 500 की बेचा, समझो 300 की मेडिसिन है, तुमको 500 की बेचा और 200 कैशबैक दिया, तो तुमको बोलेगा यार कर लेता हूँ ना। तुमको क्या लगेगा, ऐसे तो 500 जाएगा, सर्वे कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे को 200 वापिस आ जाएगा। तो यही प्रोजेक्ट पे थे हम लोग, रिस्क मिटिगेशन वाला। तो अब उन लोग क्या करते थे पता है, उन लोग जैसे अभी सर्वे कंप्लीट कर, तो सर्वे की एक ना यूनिक लिंक आती थी, मतलब एक पार्टिसिपेशन की लिंक आती थी हर मेडिसिन के पत्ते के ऊपर, वो बैच नंबर के हिसाब से लिंक जनरेट होती थी। तो ये लोग क्या करते थे पता है, एक साथ बैठ के एक टाइम पे सर्वे मतलब देते थे, ताकि दोनों को रिवॉर्ड मिले। अब सिस्टम में कैसा लिखा हुआ था कि सर्वे सबमिट होगा, सर्वे सबमिट होकर अमलगा में जाएगा, फिर वो कंपनी देखेगी। कुछ क्वेश्चन रहते थे सर्वे में, क्या होता है, कुछ क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन मतलब कैसा, तुमको ये दवा से साइड इफेक्ट हुआ क्या, ये दवा तुमने लिया तो जो भी उसके कॉमन क्वेश्चन है, लाइक जैसे मैटरनिटी है तो मैटरनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर साइनस के प्रॉब्लम के लिए दवा है तो वो साइनस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे, वैसे कुछ क्वेश्चन रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों को शायद डेवलपर ही होंगे उन लोग, क्या मालूम, पता नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, सेम टाइम पे ना 2 लैपटॉप और 3 लैपटॉप और 5 लैपटॉप से सर्वे को पार्टिसिपेट करते थे। तो अलग अलग पार्टिसिपेशन आईडी बनती थी, मतलब पार्टिसिपेशन आईडी सबकी अलग अलग बनती थी, और सेम मेडिसिन के लिए सर्वे सबमिट होता था, और सिस्टम उसको 200 रुपीज का कैशबैक अप्रूव भी कर देता था।
हाँ, एक एक मेडिसिन के लिए 6 बार एक बंदे ने किया था। मतलब वो पकड़ा गया बाद में ऑडिट में, लेकिन अब कंपनी क्या कर पाएगी? पैसा तो रिलीज हो गया, उसके अकाउंट में चला गया पैसा। और ऐसा था कि लाइक जो जो वो जो मेडिसिन खरीद रहा है ना, जो पेमेंट से, अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन, नहीं तो फिर गिफ्ट हैम्पर लोग सेंड करते थे। तो उसने इंटेंशनली ऑनलाइन पेमेंट करके, और यूएस में वो सब नहीं लगता है, हाँ, कॉन्सेंट, ओटीपी, ये वो सब नहीं होता है किसी को, अगर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अगर तुम अपना कार्ड कहीं भूल गए रेस्टोरेंट में, इंडिया, पाकिस्तान और मलेशिया, ये 3 कंट्री के अलावा कहीं बाहर तुम अपना कार्ड भूल गए, तो तुम्हारे सीवीवी से पेमेंट हो जाती है। ओटीपी का सिस्टम नहीं है, यूएस में नहीं है, यूके में नहीं है, मतलब और कहीं नहीं है, ये 3-4 कंट्री छोड़ के बोला। क्या? बस नहीं है। कार्ड तुम भूल गए, तुम्हारी गलती है। वो कार्ड से पेमेंट कर, तुम्हारा कार्ड लेके बिना ओटीपी के पेमेंट हो जाएगा। पर अभी बीच में एक वेबसाइट थी, तुम लोगों को पता होगा, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, सुने थे? अली एक्सप्रेस उसका इंडिया में नाम था, लेकिन वो एक्चुअल में पेरेंट कंपनी alibaba.com थी। मैं मेरे को तो फ्रॉड मालूम पड़ा बाद में। वो एक बंदे का कार्ड घुमा था, तो बिना ओटीपी के धनाधन उसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हुई, 5,000, 8,000, एकदम अलग अलग अमाउंट की। मैं बोला यार, बिना ओटीपी के कैसे हुई? बाद में चेक किए तो alibaba.com पे था। alibaba.com जो है वो चाइनीज साइट है, चाइना की कंपनी है वो। उस पर तुम अभी भी जाके किसी का कार्ड लेके पेमेंट मारोगे ना, तो ओटीपी नहीं आता है। अली एक्सप्रेस पे आएगा। अली एक्सप्रेस जो है उसका इंडियन वर्जन है, वो तो अभी शायद बैन हो गया है। जब पबजी वबजी बैन हुआ था तो उसका थोड़ा मामला बदल गया, क्योंकि प्रोडक्ट आ नहीं रहा था वहां से, चाइना से। तो उस पर तुम कोई भी यूएस की साइट भी तुम देखो जाके, amazon.com पे जाओ, .in पे मत जाओ, amazon.com पे जाओ, और वहां पे जाके अपना मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड का नंबर डालो, सीवीवी डालो, पेमेंट करो, डायरेक्ट पैसा कट जाता है। नो ओटीपी, नथिंग, कुछ कुछ नहीं मांगता है, डायरेक्ट पैसा कट जाएगा। तो जो ओटीपी का जो कंसेप्ट है ना, वो खाली अपने इधर है, इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर है। तो वहां पे उसने कार्ड से पेमेंट किया, और कोई कॉन्सेंट नहीं, डायरेक्ट उसको पेमेंट रिसीव हो गया। उसने 6-7 बार जो है वो सेम मेडिसिन के लिए सर्वे सब कंप्लीट किया, और हर बार सेम टाइम से मेरे को लगता है 6 लैपटॉप लेके बैठता रहेगा वो। 6 लैपटॉप लेके बैठ के सबमिट करता था। 6 में से एक रिजेक्ट होता था, 5 अप्रूव हो जाता था। कैसा लॉजिक लिखा था क्या मालूम, अंदर वो तो आमलगा में लिखा हुआ था, तो अप्रूव हो जाता था। तो ये पकड़ा गया बहुत बाद में, मतलब उसने कई बार ऐसा कर डाला था, मतलब कई बार उसने सिस्टम से, वो होगा डेवलपर ही तभी इतना सोच समझ के किया। तो ऐसा सिस्टम से लोग खेलते, अपन सोचते हैं ऐसा कौन करेगा, 11:59 पे ऑर्डर सबमिट करेगा और जाके ये चेक करेगा? पब्लिक करती है ऐसा, बोले चल। और खास तौर से कौन लोग करते हैं पता है तुमको? जो लोग क्यूए होते हैं ना, क्यूए टेस्टर, तो उनको ऐसा सिनेरियो, जैसे अभी मैं ई कॉमर्स का क्यूए हूँ, मेरे को सिनेरियो ऐसा मिला, मेरे को पता चला कि आमलगा के सिस्टम में ऐसा ऐसा होगा, मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा सिस्टम ढूंढूंगा और उसमें वो सिनेरियो टेस्ट करूंगा। अगर उन लोग को नहीं पकड़ा गया होगा तो मेरा फायदा। फिर तीसरा सिस्टम ढूंढूंगा, मतलब अगर मेरे को अमेजोन में ये ग्लिच मिला, तो मैं फिर फ्लिपकार्ट पे भी उसको ट्राई करूंगा, मैं स्नैपडील पे भी ट्राई करूंगा, कोई भी वेबसाइट पे, कोई लोकल छोटी मोटी वेबसाइट पे जाके ट्राई करने लगूंगा वो फ्लो को। और वो फ्लो अगर जिस टाइम सक्सेस हो गया तो हो गया। एक फ्लो मैं, एक ग्लिच मैं पकड़ा था, मेरे को मिल भी गया था। तुम मैं क्या किया था, बर्ड्स ऑर्डर किया था, ये जो लगाया ना, यही वाले बर्ड्स की बात करो, तो मेरा और मेरे फ्रेंड का ना साथ में ऑर्डर किया। तो ये लोग क्या करते, पैक करके एक ही शिपमेंट में डाल देते हैं उसको। अगर तुम एक साथ ऑर्डर करोगे ना, एक कार्ट में डाल के तो डाल देंगे। अब वो रिसीव हुआ, तो मेरे को क्या लगा कि मैं तो 2 ऑर्डर किया हूं, तो 2 आना चाहिए था। तो वो पैक में दोनों था, लेकिन मेरे को लगा एक है, तो मैं फोटो खींच के डाला कि मेरे को एक ही रिसीव हुआ है। तो उसने बोला शिपमेंट नंबर बताओ, ये बताओ, तो उसने क्या किया, एक का रिफंड मार दिया मेरे को। और जब मैं बाद में बॉक्स खोला तो उसमें तो दोनों निकला, समझे? तो ये भी उनका ग्लिच है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता, क्योंकि बॉक्स, वो तो उसने पूछा कि बॉक्स पैक था कि खुला था, मैं बोला पैक है। बोले उसमें कितना था, तो मैं बोला ये तो एक ही बॉक्स है। तो खोल के उसने पूछा भी नहीं कि तुमने खोल के देखा कि नहीं देखा, मैं खोला ही नहीं, मैं बोला खोलूंगा ही नहीं, वापिस करूंगा दोनों, मेरे को दोनों चाहिए। बाद में खोला तो उसमें दोनों निकला, तो उसने दोनों पैक करके लपेट के अंदर डाल दिया था प्लास्टिक के साथ में। तो उसमें दोनों, और उसने एक का रिफंड मार दिया, समझे? तो अभी ये स्कैम करके देख सकते हो तुम लोग। और ये अभी भी हो ही रहा है, क्योंकि उसके बाद में एक बंदे को बोला, उसने भी ट्राई किया वो चीज, उसका भी हो गया।
ग्लिच देखो, ग्लिच सॉफ्टवेयर में बहुत रहता है। क्या? दो आईफोन ऑर्डर करने के लिए पैसा लगेगा ना उतना। और ये तो 4,000 की चीज थी, तो उतना उन लोगों की ये नहीं, आईफोन के लिए मेरे को लगता है कि उन लोग घर पे आएंगे मेरे। हाँ यार, ऐसा करके देखते हैं क्या, नहीं है तो एक रिटर्न कर देने का आईफोन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये कस्टमर टेबल का, कस्टमर का मॉडल बनाना पड़ेगा, तो मैं मॉडल बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये समझा ना, ये प्रोसेस समझा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये अगर तुमको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक तुम कोड करते चले जाओगे। कोड करने के लिए क्या करना है, इसका मॉडल बनाओ, इसका मॉडल बनाओ, इसका मॉडल बनाओ, फिर इसके बाद स्टेटस का इनम बनाएंगे। फटाफट करते कोड। है ना ऑर्डर क्वांटिटी? ये क्या है? तो ये तो ऑर्डर है ना, मेन ऑर्डर ये है। मतलब एक ऑर्डर आईडी बना, अब उसके अंदर लाइन आइटम में क्वांटिटी रहती है ना, ऑर्डर की क्वांटिटी कैसे बताओगे? नहीं समझे? जैसे तुमने एक ऑर्डर बनाया, ऑर्डर नंबर है 101। अब तुमने एक में 2 आईफोन ऐड किया और एक में 3 बर्ड्स ऐड किया, तो क्वांटिटी नीचे आएगी ऊपर आएगी? नीचे आएगी, तो वही तो इधर ही तो दिया हूँ। ऑर्डर डिटेल्स में क्वांटिटी आती है, और तुमको ये क्वांटिटी कभी सम मार के ऑर्डर लेवल पे दिखाना नहीं होता है, मतलब उसकी कोई मीनिंग नहीं है। क्या ही उसको कुछ समझेगा क्या कि क्या कितनी चीज है? ये लेवल पे क्वांटिटी तुम देखते हो, लाइन आइटम लेवल पे। कस्टमर में है कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम। कॉन्टेक्ट नहीं लेता, मोबाइल लिखता हूँ। ये हो गया मेरा कस्टमर मॉडल। फिर कस्टमर मॉडल के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा रेपोजिटरी। क्यों हम लोग नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर नेम प्रॉपर नहीं लेंगे तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में रजिस्टर नहीं होगा।
क्योंकि हम लोग ने लॉजिक कैसा लिखा है, जो जो क्लास रेपोजिटरी से एंड होगी, जो जो इंटरफेस रेपोजिटरी से एंड होगा, उसको ले जाके कंटेनर में रजिस्टर करेगा। याद है ना ये ऐसा बताया था मैं, ये और उसमें मसला भी हुआ था कुछ। अब देखो, एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है, बराबर। एक जो कस्टमर है उसका, पहले ऑर्डर भी बना लेता हूँ, फिर वो बताऊंगा। पहले चलो ऑर्डर भी बना लेते हैं हम लोग। तो ऑर्डर में रहेगा ऑर्डर आईडी, उसके बाद क्रिएटेड डेट, ऑर्डर स्टेटस। अब स्टेटस के लिए हम लोग क्या लेते थे, एक इनम ले लेंगे। स्टेटस के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक इनम लेंगे। ये इनम जो मैं, अब देखो ये मॉडल के अंदर ही इनम लग रहा है, तो यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर ले लेता हूँ कॉमन। जितना भी इनम हेल्पर क्लास ये सब रहेगा ना, हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आगे ले लिया इनम नाम का फोल्डर। ये इनम नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक इनम क्रिएट कर दूंगा। क्लास कोड लेके, क्लास लेके फिर बना दूंगा।
ऑर्डर स्टेटस इनम ले लिया। तो ऑर्डर स्टेटस कौन कौन सा रहेगा, तो ऑर्डर स्टेटस अपना आएगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के बाद सबमिटेड, इन प्रोग्रेस, छुट्टी चाहिए, इतनी चेयर तो खाली है, दूसरी चेयर लेके बैठ जा। फुलफिल, मेरे को लगा छुट्टी चाहिए। कंप्लीटेड, और एक कौन सा था, विश लिस्ट। विश लिस्टेड, कंप्लीटेड, फुलफिल्ड, इन प्रोग्रेस, सबमिटेड, ड्राफ्ट। तो ये हो गया स्टेटस इनम का। ये इनम को यहाँ पे आके, ये जो प्रॉपर्टी है ये इनम टाइप की रहेगी। इसको क्या है, अब ऑल इनम्स अपन इसी में ऐड करने वाले, तो मैं इसका नाम इसके इससे नहीं देता हूँ, इसका देता हूँ इनम हेल्पर। क्यों ऐसा किया मैं, क्योंकि अभी और भी इनम जैसे इनके प्रोजेक्ट में आएगा, तो वो इनम भी हम लोग यहीं पे ऐड करेंगे, तो इसका नाम इनम हेल्पर दे दिया। तो इनम हेल्पर, क्योंकि अभी अगर ऑर्डर स्टेटस का नाम दे दूंगा तो ये स्पेसिफिक होगा, फिर हर बार नई फाइल बनाने वाली बात रहेगी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई मेरी। अच्छा हाँ, ये इनम, इनम अगर नहीं बताया होगा पहले तो सुन लो। इनम हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को क्या करना होता है, नंबर्स को स्ट्रिंग से बाइंड करना होता है। मतलब अगर इसको अगर अभी ऐसा होवर करेंगे ना, तो इसका नंबर देखो क्या दिखा रहा है, 0, इसका नंबर दिखा रहा है 1, इसका 2, इसका 3। मेरे को लेट्स से स्टार्ट करना है 10 से, तो मैं 10 20, मतलब ऑर्डर ग्राफ है तो 10 20 30 40 50 ऐसा रखना है। तो देखो अभी ड्राफ्ट का क्या दिखा रहा है, 10, सबमिटेड का 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो जो भी नंबर रहेगा उसका इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। अगर मेरे को कोई एक स्पेसिफिक नंबर, और मेरे को स्पेसिफिक नंबर ही देना है तो ऐसा भी दे सकते हो, मतलब सबको सेपरेट नंबर देना ही है। टेन 20 30 40 50 60। तो ये क्या होगा, जब हम लोग ये प्रॉपर्टी में वैल्यू डालेंगे, ड्राफ्ट लिख के सेट करेंगे, तो डेटाबेस में 10 सबमिट होगा। तो डेटाबेस में जाके हम लोग देखेंगे तो वहां पे स्टेटस 10 दिखाएगा। तो कभी तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई स्टेटस कोड या ऐसा दिखेगा जिसमें कोई नंबर रहेगा, तो वो नंबर तुमको इनम में जाके सर्च करना पड़ेगा, कि मतलब डेटाबेस में, जैसे तुमको तुम्हारे लीड ने बोला कि जितने एक्टिव रिकॉर्ड्स है ना, वो सब निकाल के दिखा। तो अब तुम अगर जाके डेटाबेस में देखोगे तो एक्टिव जैसा डेटाबेस में कुछ सबमिट नहीं होगा। डेटाबेस में 1 और 0 और 1 सबमिट होगा, 0 फॉर इनएक्टिव, 1 फॉर एक्टिव। लेकिन ये चीज तुमको पता कैसे चलेगी कि 0 है या 10 है या 20, ये इनम से पता चलेगी। तो कोड में तुमको ढूंढना पड़ेगा, कहीं तो इनम रहेगा, वो इनम की वैल्यू से मैच करना पड़ेगा। क्या डेटाबेस में रखोगे, फिर डेटाबेस को क्वेरी मारोगे, फिर उसमें से निकालोगे, फिर तुम सेट करोगे, जबकि ये तो स्टैटिक वैल्यू है, चेंज होने वाली तो है नहीं। डेटाबेस में तो तुम वो वैल्यू रखते हो जो चेंज होगी ना, ये तो चेंज होगी नहीं। जैसे ऐसा नहीं रहेगा ना, प्रोजेक्ट चालू होगा तो ड्राफ्ट स्टेटस 10 रहेगा और फिर 2 दिन के बाद ड्राफ्ट स्टेटस 11 हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो डेटाबेस में रखने का कोई मीनिंग नहीं है। अननेसेसरी मैं डेटाबेस की राउंड ट्रिप क्यों बढ़ाऊंगा, मतलब डेटाबेस में से लाना, उसको फिल करना, क्वेरी एग्जीक्यूट करना, ये भी तो एक ओवरहेड है ना।
तो वो ओवरहेड में क्यों एक्स्ट्रा ऐड करूं सर्वर के ऊपर। हाँ, चेंज होने वाला है तो अलग बात है, चेंज होने वाला है तो फिर इनम बनाने की क्या जरूरत है, टेबल बनाओ। चेंज होने वाला है, होता तो नहीं है ऐसा, अगर चेंज होने वाला रहेगा तो 10 सबमिट किया बाद में 11 कर दिया, उसको वो स्टेटस यूजलेस हो गया, तो पता ही नहीं चलेगा उसको फिर कभी। तो ऐसा मतलब चेंज होने वाली सिचुएशन तो आएगी ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन इनकेस कुछ और जगह इसके अलावा कोई और चीज रही जैसे चेंज होने वाली, तो उस टाइम पर तो तुम टेबल ही लोगे। ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर के बाद ऑर्डर स्टेटस, फिर कौन से कस्टमर का है वो मैं बाद में बताता हूँ, ये कस्टमर का आगे लेते हैं। उसके बाद आएगा तुम्हारा ऑर्डर डिटेल्स। तो पहले ये ऑर्डर को मैं, ऑर्डर की रेपोजिटरी और ये मॉडल ये सब बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आके मैं, अरे गड़बड़ कर दिया क्या। तो ये हो गया ऑर्डर से रिलेटेड। ये क्या था, अच्छा ये ऑर्डर है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल, डिटेल्स में थोड़ा मसला है। ऑर्डर डिटेल, तो यहाँ पे रहेगा ऑर्डर डिटेल का आईडी, और प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट है वो बाद में लेंगे, ऑर्डर कौन सा है वो, एक क्वांटिटी रहेगी, और क्या रहता है, प्राइस भी वहां से आएगा, क्वांटिटी का ऑर्डर्ड क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है वो रहेगी, ये चीज। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर डिटेल में कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहेगी, प्रोडक्ट। तो ये ऑर्डर डिटेल में ये वाला प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट के अंदर जब जाएंगे ना, तो ये प्रोडक्ट में
इसका प्रोडक्ट टाइटल भी मिल जाएगा, रेटिंग भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगा, अवेलेबल क्वांटिटी भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, उसके इमेज इमेज सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया, लेकिन इससे कितनी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, इसमें प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, प्रोडक्ट का क्वांटिटी भी आ गया, आइटम टाइटल भी आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब इसके अंदर ये भी आ गया और प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, इसके अलावा वो इसका इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, सब कुछ आ गया। तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद ये ऑर्डर डिटेल्स कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो हर ऑर्डर डिटेल्स जो होगी, हर लाइन आइटम एक पेरेंट ऑर्डर में होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिया ऑर्डर। तो ये हो गया ऑर्डर। तो इससे क्या पता चल गया, इसमें ऑर्डर आईडी आ गया, वो ऑर्डर कब क्रिएट हुआ था वो आ गया, और उसका स्टेटस क्या है वो भी आ गया। तीनों चीज इसमें इसके अंदर आ गई। ठीक है। तो ये हम लोग ने प्रोडक्ट मॉडल के थ्रू डाल दिया, ये हम लोग ने ऑर्डर मॉडल के थ्रू डाल दिया। ये हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिए है, ये प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर उसका टाइटल रहेगा, वही टाइटल यहाँ पे आने वाला है, तो हम लोग उसको डाल सकते हैं, रेप्लीकेट भी करेंगे, और ये आईडी हम लोग क्रिएट किए। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ऑर्डर के अंदर। तो मैं आया ऑर्डर में। जैसे ऑर्डर डिटेल्स ऑर्डर में रहेगा, तो ऑर्डर में जाएंगे तो एक ऑर्डर में लिस्ट ऑफ ऑर्डर डिटेल्स रहेगी, एक ऑर्डर में मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स आएगी ना, लाइन आइटम्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई कलेक्शन या लिस्ट या जो भी, आई कलेक्शन ऑफ ऑर्डर डिटेल्स, जनरल हो जाता है, आई कलेक्शन ऑफ ऑर्डर डिटेल्स। अब अगर मैं इसको यहाँ आके लिख दूं वर्चुअल, तो ये क्या करेगा, लेजी लोडिंग परफॉर्म करेगा। क्यों लेजी लोडिंग परफॉर्म करेगा, कि जब मैं ऑर्डर की डिटेल लूंगा तो ऑर्डर डिटेल्स उसमें बाद में फिल होके आएगा। मतलब वर्चुअल, इसकी डेफिनेशन कोई और लिख, वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन कोई और लिख सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन कौन लिखेगा, इसकी डेफिनेशन बाद में एंटिटी फ्रेमवर्क स्पेसिफाई करेगा, जब हम लोग इंक्लूड मारेंगे तब, जब हम लोग इंक्लूड मारेंगे तब। तो जब भी हम लोग को इंक्लूड यूज करना रहेगा तो इसको वर्चुअल कर देगा, बिना उसके भी चलता है। और ये भी मैं बोला था, बिना वर्चुअल लिखे भी ओवरलोडिंग होती है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वर्चुअल लिखने से उसको समझ में आता है कि ये प्रॉपर्टी लेजीली लोड होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये ऑर्डर में ये इतने ऑर्डर डिटेल्स है, ये डेट को ये क्रिएट हुआ था, इसका अभी स्टेटस ये है। अब ये ऑर्डर कौन से कस्टमर का है कैसे मालूम पड़ेगा, तो कस्टमर, इसमें क्या आ गया, ये ऑर्डर के कस्टमर का नाम क्या है सब आ गया, उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। एक प्रॉपर्टी से अपना पूरा काम हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब कस्टमर में गया मैं, जब मैं कस्टमर के जो कस्टमर है, कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आई कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल नहीं, ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर डिटेल के ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डिटेल रहेगी। तो कस्टमर का रिलेशन ऑर्डर से रहेगा, ना कि ऑर्डर डिटेल से रहेगा। तो कस्टमर का रिलेशन ऑर्डर से है, ऑर्डर का रिलेशन ऑर्डर डिटेल से है। तो हम लोग एक कस्टमर के लिए हम लोग एक ऑर्डर आईडी की बात करेंगे, ना कि ऑर्डर डिटेल्स आईडी की बात करेंगे। एक ऑर्डर आईडी बड़ा सा जनरेट होता है ना, जो आता है फ्लिपकार्ट वगैरह का, वैसे। तो ये कस्टमर, जो कस्टमर का डेटा आता है, मेरे को फॉर एग्जांपल दिखाना है ये कस्टमर के कितने ऑर्डर्स है, ऐसा दिखाना है। तो मैं कस्टमर को क्वेरी मारूंगा, इंक्लूड लिख के क्या लिख दूंगा, ऑर्डर। तो उसके ऑर्डर फिल होके आ जाएंगे। अगर उसके 3 है तो 3, 2 है तो 2, नहीं है तो नहीं, जैसा अभी लास्ट टाइम हो रहा था, कल के लेक्चर में जो बताया था। वो सैनिटी टेस्ट हम लोग क्यों किए, ताकि हम लोग उसके बेस पे आगे के मॉडल्स ले सके। अभी हम लोग को पता चल गया इंक्लूड मारने पे लोड हो रहा है, और नहीं इंक्लूड मारूंगा तो लोड नहीं होगा, मतलब लेजी लोडिंग चल रही है। और लेजी लोडिंग चल रही है, इसका मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, अननेसेसरीली वो इनर एंटिटीज को लोड नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज है जिसपे मेरे को सिर्फ कस्टमर का डेटा दिखाना है, उसका ऑर्डर नहीं दिखाना है,
अगर लेजी लोडिंग अनेबल नहीं रहेगी तो अननेसेसरी ऑर्डर भी लोड करके लाएगा वो, जबकि तुमको दिखाना नहीं है, जरूरत नहीं है। एक पेज इस पे दिखाना है तो वहां पे हम लोग इंक्लूड लिख लेंगे ना, वहां पे हम लोग इंक्लूड लिख लेंगे, तो जहां जरूरत है वहीं हम लोग उसको लोड करेंगे। दैट इज नोन एज लेजी लोडिंग। लेजीली लोड करवा रहा हूं मैं वैल्यूज को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हो गया। ऑर्डर में मैं गया तो ऑर्डर में उसके ऑर्डर डिटेल और वो कौन से कस्टमर का है वो। कस्टमर में मैं गया तो वो कस्टमर का ये ऑर्डर है। और यहाँ से आके मैं ऑर्डर डिटेल्स में आता हूँ तो ऑर्डर डिटेल्स में वो ऑर्डर डिटेल्स कौन से ऑर्डर में बिलोंग करता है वो, और वो ऑर्डर कौन से प्रोडक्ट के लिए हुआ है वो। ये मेरा हो गया। अभी आई थिंक और कुछ नहीं है, तो ये टेबल अपना बन गया। ठीक है, इसका रिलेशन ऑर्डर से आ गया। ऑर्डर से आ गया मतलब कस्टमर आईडी है, ये फील्ड अपनी आ जाएगी वहां पर। और फिर ये टेबल अपना बन गया। ये टेबल, ये दोनों, ये क्यों आया, ये आ गया अपना प्रोडक्ट से, ये आ गया अपना ऑर्डर से, ये दोनों आ गए, ये फील्ड अपन ले लिए, ये दो फील्ड अपन लिए, ये आ गए प्रोडक्ट से। ठीक है, और कस्टमर मेरे ख्याल से अभी सही है। इनम भी हम लोग बना दिए, तो अब कुछ बचा नहीं है। अभी हम लोग क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी, फाइल वगैरह थोड़ा देख लेना है और माइग्रेशन मार देना है, ताकि ये क्या करेगा, टेबल्स के स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा। ये तीनों टेबल एक बार चेक कर लेने का डीबी कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आया रिपोजिटरी के अंदर कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, तीनों नहीं है ना, तो और एक चीज करनी पड़ेगी, ऑर्डर डिटेल्स की रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। देखो हम लोग रेपोजिटरी कस्टमर की बनाए हैं, ऑर्डर की बनाए, लेकिन ऑर्डर डिटेल्स की नहीं बनाए। तो ऑर्डर डिटेल की रेपोजिटरी बना लेता हूं मैं। डीबी सेट और डीबी सेट जो यूज होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज होता है। आई कलेक्शन जो है वो कोई भी टाइप का कलेक्शन क्रिएट करना रहेगा तो यूज होगा। जैसे कि डीबी सेट का सीधा सीधा रिलेशन एंटिटी फ्रेमवर्क से है, और आई कलेक्शन का कोई रिलेशन एंटिटी फ्रेमवर्क से नहीं। आई कलेक्शन का मतलब एक कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, वो चाहे जेसन से आए, चाहे डेटाबेस से आए, चाहे तुम मैन्युअली उसमें डेटा डाल के ऐड करो। और डीबी सेट में जो रिकॉर्ड आता है वो डेटाबेस से ही आता है, नाम ही से उसका समझ में आता है। आई कलेक्शन इज लाइक ए जेनरिक कलेक्शन, डीबी सेट इज लाइक ए आउटपुट ऑफ योर क्वेरी। डीबी सेट जो होता है आउटपुट ऑफ योर क्वेरी। ठीक है, ये हो गया जनरेट। कंट्रोल शिफ्ट वी, देखो कितनी स्पीड बन रहा है। मतलब हम लोग तीन टेबल बना लिए, मॉडल बना लिए, उसका ज्वाइनिंग कर लिए, उसकी रेपोजिटरी भी हम लोग बना लिए पूरा। और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, मतलब कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट है तो कस्टमर, कस्टमर है तो ऑर्डर, ऑर्डर है तो ऑर्डर डिटेल। तो ये काम कर, ऐसे आर्किटेक्चर में क्या होता है,
तुमको शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जब करते हो तो एकदम प्रो हो जाते हो। लोग देख के हैरान है, एकदम स्पीड स्पीड में तुम मॉडल बनाओगे, माइग्रेशन मारोगे, फटफट सब रेडी हो जाता है। तो फास्ट हो जाता है आर्किटेक्चर की वजह से डेवलपमेंट। अभी हम लोग 3 टेबल बना लिए, उसके उसका प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप सब कुछ हो गया। अब खाली माइग्रेशन मारना है मेरे को। अब माइग्रेशन मारूंगा मैं। माइग्रेशन मारने के टाइम ध्यान रखना है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो रहेगा, हाँ, जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग है वही रखना है। वैसे मैं तो अब दोनों में कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया हूँ। इसमें डाला हो कि नहीं डाला, चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऑलरेडी डाल दिया है मैंने इसमें भी। सेम कनेक्शन स्ट्रिंग जो है लाके यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो दोनों में से कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग उठाए वो चल जाएगा। और माइग्रेशन करने के टाइम में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा, ये बताया हूँ 2-3 बार। हाँ, हो गया, आंसर भी दे दिया उसने। चलो ठीक है, अभी मैं बोलना किसमें डीबी कॉन्टेक्ट है। नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है रवि, तुमको आंसर देना है। शॉप ना, सब तो शॉप ही ना हो रे। बहुत हार्ड आदमी है यार। शॉप ना वाले में बोलता है, सब में तो शॉप ना लिखा है। रवि किसमें है डीबी कॉन्टेक्ट, वेब यूआई, रेपोजिटरी। अरे थोड़ा तो ध्यान दो, अंधे हो क्या। कब से तो जाके कब से तो जाके कर रहा हूँ, घड़ी घड़ी इसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी 3 नहीं, कम से कम 5 बार ओपन किया मैं वो फाइल। अभी के अभी, हाँ अभी, पिछले पिछले छोड़ दो, अभी की बात कर रहा हूँ। ये देखो, रेपोजिटरी में मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पे जाके ये फाइल ओपन करके पहले ये लाइन डाला, फिर ये लाइन डाला, अभी आके ये लाइन डाला। डाला ना, अभी डाला ना। इसी ये इसको डीबी कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ये है डीबी कॉन्टेक्ट। ध्यान ही नहीं है, कहाँ है क्या। हाँ, तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डीबी कॉन्टेक्ट है, तो मेरा रेपोजिटरी के अंदर है। एड माइग्रेशन, एडिट ऑर्डर रिलेटेड मॉडल्स। अनेबल माइग्रेशन एक ही बार होगा, एक ही बार हम लोग माइग्रेशन को अनेबल करेंगे। बाकी हम लोग को सिर्फ ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस ये घड़ी घड़ी करना रहेगा। हाँ, 3 करो 10 करो, अनेबल एकदम वेरी फर्स्ट टाइम होगा, जब एकदम जब तुम कॉन्फ़िगर करोगे ना तभी होगा। इसके लिए अनेबल माइग्रेशन तुमको ऑन जॉब कभी मारना नहीं पड़ेगा, ये शायद बोला भी था पहले में। उसके बाद तुमको सिर्फ अपना टेबल या मॉडल ऐड करना है, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, उतना ही करो। 10 रहने दो, 200 रहने दो, जो एक बार करो। एक बार अनेबल माइग्रेशन होगा। तो क्या चाहता है भाई आज। अरे उठा, उसको सही कर। देखो, अब फंक्शन बना, उसके अंदर एक कस्टमर टेबल ऐड हुआ, कस्टमर में आईडी, एफ नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ऑर्डर्स टेबल बना, ऑर्डर्स टेबल में आईडी, क्रिएटेड डेट, इसमें कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर आईडी कॉलम इसके अंदर ऑर्डर में आ गया। और प्राइमरी की, फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। ऑर्डर डिटेल बना, ऑर्डर डिटेल में क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों आ गया। हम लोग लिए मॉडल, लेकिन यहाँ पे आईडी जनरेट हो गया। और यहाँ पे एक प्राइमरी की जो आईडी के लिए बनी, और 2 फॉरेन की बन गई, एक ऑर्डर को लेके, एक प्रोडक्ट को लेके। ये सब पूरा 1 गो में हो जाएगा अगर मैं अभी अपडेट डेटाबेस मारता हूँ तो।
तो देखो ये रेडी हो गया बन के। एक बार चेक कर लेते हैं मॉडल वगैरह प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। हो गया रहेगा तो मैं समझ सकता हूँ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तुम लोग का, लेकिन मेरे को बोल लेने तो उसके बाद करना। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स, और एक और कहाँ गया, कस्टमर, है ना, ये 3 टेबल बन गया। अभी मैं कस्टमर में गया, ये नॉर्मल कस्टमर का टेबल हो गया। लेकिन वही अगर मैं ऑर्डर डिटेल ऑर्डर के अंदर जाता हूँ तो ऑर्डर में मेरे को कस्टमर आईडी मिलेगा, दिखा, कस्टमर आईडी एज ए फॉरेन की, क्योंकि एवरी ऑर्डर जब क्रिएट होगा तो वो किसी ना किसी कस्टमर का तो होगा ही होगा, ऐसे हवा में तो ऑर्डर बनेगा नहीं। तो कस्टमर आईडी इधर बन गया। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में आया, एवरी टाइम जो ऑर्डर डिटेल्स बनेगी वो हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए होगी और कोई ना कोई ऑर्डर के अंदर होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों आया। बिना प्रोडक्ट के तो ऑर्डर डिटेल्स बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है तो बिकेगा क्या, बिना प्रोडक्ट के बनेगा नहीं, तो उसका प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे उसका ऑर्डर आईडी। तो जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा स्ट्रक्चर मेरे पास रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऐड टू कार्ट बटन पे कोड करने वाले हैं। तो ये ऐड टू कार्ट बटन जो है मेरा, हम लोग को करना क्या है वो समझ लो। ऐड टू कार्ट बटन पे जैसे ही बंदा ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन मेथड को कॉल करना पड़ेगा, पहला पहला काम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न कैसा, अगर मैं ऐड टू कार्ट को लिंक बनाऊं, लिंक, लिंक समझ रहे हो ना, मतलब एक्शन लिंक, लेकिन दिखेगा बटन जैसा, वो क्लिक करने पे एक लिंक कॉल होगा। तो जब भी लिंक की बात मैं करता हूँ तो इसका मतलब वो जो कॉल होता है ना वो गेट कॉल होता है। गेट कॉल समझे ना, पोस्ट कॉल गेट कॉल, तो वो गेट कॉल होता है। तो अगर कोई राइट क्लिक करेगा पेज में और यूआरएल निकालेगा और जाके अपने ब्राउजर में भी वो हिट मारेगा ना, तो भी ऐड टू कार्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या लेना है, उसको लेना है पोस्ट कॉल। उसको हम लोग को क्या लेना है, मेरी बात समझ, उसको हम लोग को लेना है पोस्ट कॉल। तो पोस्ट कॉल मैं कैसे लूंगा, एवरी क्या बोलते हैं, एवरी ऐड टू कार्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक फॉर्म टैग में इनकैप्सुलेटेड रहेगा। एवरी ऐड टू कार्ड बटन जो रहेगी एक छोटे से फॉर्म टैग में इनकैप्सुलेटेड रहेगी। तो ये होगा कैसे, तो अभी अगर मैं ऐड टू कार्ड बटन पे आऊं, ये बटन फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरी बटन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा आइटम जो जनरेट हो रहा है ये वो है। तो अगर मैं ये इतने को फॉर्म टैग में डाल दूं, फॉर्म टैग में डाल दूं और राउट के अंदर ये प्रोडक्ट का आइटम सेट कर दूं तो ये बन जाएगा। तो ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये प्रोडक्ट आइटम कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये जो मेरा शॉप नाउ का पेज है उसके अंदर जाता हूं मैं, यहाँ पे कहाँ है यार, स्टोर फ्रंट में गया मैं, हाँ, ये मेरा स्टोर फ्रंट है। इसके अंदर होम में जाके शॉप में गया, शॉप नाउ बोल रहा था, शॉप में गया, इसके अंदर से जनरेट हो रहा है इसके अंदर से आके ये यहाँ पे जनरेट होता है। कहाँ पर, ये जो लूप चल रहा है ना, लिस्ट लिस्ट बना के यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यही हो प्रोडक्ट आइटम, ये जो लिखा है यही प्रोडक्ट आइटम। अभी अगर तुम लोग एक चीज नोट कर रहे होगे कि ये सेम HTML हम लोग के पास एक वो बॉक्स करके पार्शियल व्यू है ना, उसमें भी है। देखो इसमें क्या है, li क्लास प्रोडक्ट आइटम, ठीक है, इतना ध्यान रखो, li क्लास प्रोडक्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं लिया, ये नहीं है, बॉक्स कहाँ बना है, ये बॉक्स है, तो ये भी नहीं है, ये कहाँ है, प्रोडक्ट बॉक्स फॉर लिस्ट, ये कहाँ है, अच्छा ये शेयर्ड में है, हाँ हाँ बराबर। ये शेयर्ड में क्यों डाला था, मैं बोला था ये मल्टीपल जगह पे लगेगा,
तो ये देखो दिख रहा है एलआई क्लास प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट थम, ये वो जो भी लॉजिक लिखा हुआ है, ऐड टू कार्ट सब चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? कहाँ चला गया वो? हाँ, इधर इधर पे थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एलआई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एलआई हम लोग क्या करेंगे, ये पार्शियल व्यू को रेंडर करेंगे और उसमें इसको एज ए मॉडल पास करेंगे। तो क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा कि मैं यहाँ कहीं पे भी बॉक्स चेंज करूंगा ना, बॉक्स का कोड जो चेंज करूंगा तो वो ओवरऑल सब जगह चेंज हो जाएगा। मतलब मैं ऐड टू कार्ट बटन का कोड इसके अंदर आके करूंगा, फॉर्म टैग यहाँ ऐड करूंगा तो यहाँ भी ऐड कर देगा, और एक और जगह कहाँ ऐड करने वाला था, तो दो जगह दिखता है वो बॉक्स, एक और वो न्यू प्रोडक्ट में भी दिखता है ना, होम पेज पे। होम पेज पे अगर जाएंगे तो होम पेज पे वो बॉक्स दिखता है ऑलरेडी, वहीं के लिए तो हम लोग कोड किए थे उसको। क्या रुक गया है क्या? अच्छा ये वो हो गया। स्लो चल रहा है। ये देखो ये यहाँ पे भी दिखता है, वो ये सेम बॉक्स है जो यहाँ तुमको दिख रहा है, वही बॉक्स तुमको इधर भी दिखता है। तो गायब हो गया इधर से, तुम तो आ रहा था। कुछ चेंज किया क्या मैंने? चलो वो तो देख लेंगे क्या है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या, ये जो एलआई और प्रोडक्ट आइटम और ये जो रेंडर हुआ है ना, ये सेम चीज जो है यहाँ पर भी है। देखो एलआई, ये प्रोडक्ट आइटम, ये इमेज यूआरएल और ये सब चीज जो है, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस, ऐड टू कार्ट बटन, ये पूरा एज इट इज यही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले पार्शियल व्यू को इधर पे रेंडर करता हूँ, ये एलआई की जगह पे। तो ये एलआई को मैं ऐसा करके यहाँ पे मैं लिख दिया @HTML डॉट पार्शियल, पार्शियल व्यू का नेम, तो पार्शियल व्यू का नेम है मेरा अंडरस्कोर प्रोडक्ट बॉक्स फॉर लिस्ट, और इसको बताना पड़ेगा मेरे को एक मॉडल, तो वो मॉडल रहेगा ये। तो ये मॉडल के बेस पे हो जाएगा। इसको मैंने कंट्रोल K C करके कमेंट कर दिया, कंट्रोल Shift V कर दिया और इसको कंट्रोल F5 किया। तो इससे क्या हो गया, वो एक ही बॉक्स है, वही वही होम पेज पे भी दिख रहा है और वही शॉप पे भी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो बॉक्स का जो पार्शियल व्यू है ना, उसके अंदर जाके फॉर्म टैग ऐड करेंगे तो वहां भी फॉर्म टैग ऐड हो जाएगा और यहाँ भी। तो इससे क्या फायदा रहेगा, मीन्स फायदा मेरा ये रहेगा कि ऐड टू कार्ट मैं शॉप नाउ के लिए करूंगा, लेकिन वो होम पेज पे जो ऐड टू कार्ट बटन है ना, वो भी वर्किंग हो जाएगी, दोनों काम करने लगेगी। स्लो क्यों चल रहा है क्या मतलब? प्रोडक्ट गायब हो गया है?
शॉप पे ही है वो, ये तो सेलेक्ट है, वो तो सीएसएस का प्रॉब्लम है, वो तो हम लोग कर लेंगे सही। ये अरे ये वो गलती से ये ओपन हो गया, इसको निकालना था। देखो उसको निकालता हूँ पहले। शॉप 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 शॉप। है ना, नीचे प्रोडक्ट है, नीचे प्रोडक्ट देखा मैं है। ये देखो आया, ये सर्च बॉक्स है, इसमें सर्च बॉक्स अपन सर्च तो कोड करेंगे बाद में। ये देखो आ रहा है प्रोडक्ट, इसमें इमेज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा इमेज होएगी नहीं वो प्रोडक्ट में, शॉप वाला है ना ये। हाँ इमेज नहीं है देखो। और मैं होम पे गया तो होम पे भी वो आना चाहिए। होम पे भी देखो आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एड टू कार्ट बटन वाला लॉजिक है ना, यहाँ पे लिखूंगा मेरे इधर पे। लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक ये रहेगा कि ये पूरे एलआई को, ये पूरे एलआई के अंदर एवरी एलआई में मैं एक फॉर्म टैग इंकैप्सुलेट करूंगा। फॉर्म टैग कैसे रहेगा? फॉर्म टैग हम लोग लिखते हैं एट द रेट यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म। एमवीसी में ऐसा लिखते, ऐसा भी लिख सकते हो, HTML का फॉर्म टैग भी लिख सकते हो, कोई ऐसा वो बुराई नहीं है उसके अंदर, वो भी तुम लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा तुमको बताऊं, वो बता दो तो वो बेटर रहेगा। दोनों दोनों ही मुश्किल कुछ भी नहीं है, दोनों सिंपल है। ये भी तुम लिखोगे तो वो HTML बनाएगा, और तुम HTML लिखोगे तो भी इसमें कोई परफॉर्मेंस का ऐसा कुछ काम नहीं आता है। मतलब ऐसा तुम बोलो ये लिखेगा तो फास्ट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस वे है करने का, कौन से एक्शन पे जाना चाहिए। तो हम लोग ऐड टू कार्ट के लिए एक एक्शन बनाएंगे होम कंट्रोलर में आगे चल के, ठीक है। तो कौन सा लेना है मेरे को, यहां से ले लेता हूं मैं। तो वो पहले इसको डाल देता हूँ, तो फिर ये ना वो दे दिखाता है फॉर्म मेथड। हाँ मेरे को HTML एट्रीब्यूट नहीं लेना है, मेरे को राउट लेना है। इसको F12 करके अंदर चले जाओ, यहाँ से दिख जाएगा। ये अपना बिगिन फॉर्म इतना है। अभी अपने को इसमें कौन कौन सा चाहिए वो देख लेने का। अपने को एक्शन चाहिए, एक्शन तो ऑलमोस्ट सभी में, कंट्रोलर भी चाहिए, और आउट वैल्यू चाहिए। इससे हो जाएगा अपना काम ये वाले से, लेकिन फॉर्म मेथड भी चाहिए ना अपने को, ये भी एक समस्या है, क्योंकि अपने को पोस्ट करना है बेसिकली। तो कंट्रोलर, ये मेथड फॉर्म मेथड पोस्ट, इस पोस्ट विद आउट वैल्यू भी चाहिए। तो ये आएगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं,
ये वाला होएगा, देखो ये वाला कौन सा, हाँ ये वाला, हाँ बराबर, ये इससे हो जाएगा। तो देखो फॉर्म मेथड बाद में, राउट वैल्यू पहले, और दोनों ऑब्जेक्ट है। यही चीज मैं उस दिन तुमको बता रहा था शायद, अगर तुमको ध्यान होगा। अभी अगर मैं वैसे टाइप करूंगा ना, तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है वो। अभी देखो इसमें राउट वैल्यू यहाँ पे है और इसके अंदर राउट वैल्यू आगे है, तो अभी मैं न्यू लिख के एचटीएमएल एट्रीब्यूट लूंगा ना, तो ये न्यू जो जो एचटीएमएल एट्रीब्यूट है वो भी ऑब्जेक्ट टाइप है, और राउट वैल्यू जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट टाइप है। तो अपने को लेना है कंट्रोलर राउट फिर फॉर्म मेथड। अभी देखो मैं भी ये गलती कर देता, अभी ये जो मैं लिखा इससे हो गया रॉन्ग, तो हमेशा रॉन्ग ही दिखाता मेरे को, वो वाला दिखाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को सजेशन उसने पहले फॉर्म मेथड का कर दिया, जबकि राउट वैल्यू है पहले। अब इसके अंदर हम लोग आईडी डाल देंगे, तो आईडी कौन सा रहेगा? जो प्रोडक्ट मॉडल से जो आईडी आ रहा है वो रहेगा, तो @model डॉट आईडी, तो ये प्रोडक्ट आईडी जाएगा। प्रोडक्ट आईडी राउट में चला गया, यहां पे मैं एक फंक्शन ले लूंगा, एड टू कार्ट, मतलब ये मेरा क्या हो गया, एक्शन मेथड हो गया। कौन से कंट्रोलर में? होम कंट्रोलर में। एड टू कार्ट एक्शन मेथड हम लोग बना लेंगे जाके होम कंट्रोलर में। राउट वैल्यू जो है ये वही एट्रीब्यूट राउटिंग है। नहीं नहीं नहीं, बस वही बताने जा रहा हूँ, वही एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट पे हूँ मैं बता। यहाँ पे आके मैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट एड टू कार्ट, वो जो राउट वैल्यू है ना वो एक्चुअल में ये, वो वैल्यू मेरे को यहाँ मिल जाएगी। जो वैल्यू वहां मॉडल में आएगी वो वैल्यू यहाँ सबमिट में मेरे को मिलेगी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा आगे तो जैसे ही बंदा ये वाले फॉर्म, मतलब ये वाले फॉर्म की सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, अभी सबमिट हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको इधर पे लेके ये डिव, ये डिव, ये डिव, और ये इतना पूरा उठा के फॉर्म टैग में डाल देंगे। ये गया। अभी इसको सेव किया मैं, सेव करके इसको भी सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट वी किया, बिल्ड हो गया। अभी मैं चेक करूंगा कि ये सही फॉर्म टैग बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, तो सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लो। अब ये दोनों जगह बनाने लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने पार्शियल व्यू में चेंज किया। सेम पार्शियल व्यू होम पे भी है, सेम पार्शियल व्यू शॉप पे भी है, तो दोनों जगह का ऐड टू कार्ट चलने लगेगा। देखो प्रोजेक्ट जो होता है ना, कुछ मुश्किल नहीं होता उसके अंदर, वो प्रोजेक्ट खाली होता है बड़ा, मतलब अपने को वही वही काम करना होता है, लेकिन बहुत मैसिवली करना होता है। जैसे अभी मैं एक पार्शियली रिप्लेस किया, तो हो सकता है 300 पार्शियली रिप्लेस करना पड़े। एक जगह एड टू कार्ट पे काम किया, तो हो सकता है कि 300 400 जगह करना पड़े। तो प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है, तुमको काम वही करना होता है जो हम लोग सब पहले पढ़े हैं। बस वो जो वर्क होता है ना, अमाउंट ऑफ वर्क होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मल्टीपल प्लेसेस पे हो जाता है। सिनेरियो भी रहेगा, जैसे बहुत कंडीशन रही भी, तो कंडीशन तुमको इफ लिखना पड़ेगा, लेकिन 15 बार इफ लिखना पड़ेगा, 15 बार स्विच लिखना पड़ेगा, मतलब ये चीज बढ़ जाती है, लेकिन होती वही है। तो तुम उसको ब्रेक डाउन करके अगर कोई भी टास्क को देखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि हाँ ये इजी है, इतना कर लेता हूँ, फिर इसके आगे इतना करूंगा, ऐसा। ये देखो, अभी इसमें मैं चेक करता हूँ कि ये बनाया है क्या फॉर्म टैग। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके ये देखो फॉर्म टैग बना है, एड टू कार्ड होम 6 आ गया, राउट वैल्यू ऐड हो गया। ये देखो, ये पहले प्रोडक्ट में, दूसरे प्रोडक्ट में दूसरा फॉर्म रहेगा, देखो दिखा, इसमें राउट वैल्यू क्या डाला, 7। तो कौन से ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो रहा है मेरे को पता चल जाएगा ना, कौन से प्रोडक्ट के लिए ऐड टू कार्ट हुआ है। अगर ये फॉर्म के अंदर से ऐड टू कार्ट में आया तो 6 आएगा, ये फॉर्म के अंदर से आया तो
7 आएगा, वो आईडी के बेस पे मैं समझ जाऊंगा कौन से प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है। फंक्शन एक ही रहेगा, ऐड टू कार्ट। इसको समझा ये लॉजिक? हम लोग ऐड टू कार्ट के साथ में ही उसका आईडी अटैच कर दिए राउट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो राउटिंग ही है यहाँ पर। अभी अगर मैं इसको डिबग मोड में चलाऊं यहाँ पर, लेकिन चलेगा नहीं। वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म टैग में इनपुट टाइप इज इक्वल टू, जो ऐड टू कार्ट बटन है वो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट होना चाहिए थी। ये जो ऐड टू कार्ट बटन है वो इनपुट टाइप इज इक्वल, लेकिन ये है अभी एंकर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बटन में। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? बटन में। तो कर देते हैं पहले बटन में कन्वर्ट भी यहाँ पर आकर। तो ये एंकर है, ये असल में होना चाहिए था ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट वैल्यू ऐड टू कार्ट। और ये ऐसा कुछ होना चाहिए। इसको सेव कर दिया, एंकर टाइप तो हटाने वाले हैं। दोनों रखा हूँ, दोनों रखा हूँ। ठीक है, दो हो गई बटन। ये एक तो ये जो पहले थी ये वो है, और ये जो इधर ऐड हुई है बटन वो, तो एक रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ जाके डिबग लगा देता हूँ पहले, होम, और इस पे क्लिक किया। ये देखो आया आईडी। अब मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट मेरे को करना है। तो देखो ऐड टू कार्ट करने के लिए मेरे पास प्रोसेस क्या है, पहला तो ऑर्डर बनना चाहिए, बराबर। तो ऑर्डर में डालूंगा। अब ऑर्डर के लिए मेरे को चाहिए कस्टमर लॉगिन। वहां पे गाड़ी रुकेगी थोड़ा, क्योंकि कस्टमर का लॉगिन बनाना पड़ेगा अभी जाके। कस्टमर का लॉगिन बनेगा, सेशन बनेगा, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे इधर ही वापस। तो सबसे पहले मेरे को कस्टमर का आईडी चाहिए। कस्टमर का आईडी लूंगा मैं, कस्टमर का आईडी लेके ऑर्डर बनाऊंगा। ऑर्डर को सेव चेंजेस करूंगा, ऑर्डर इंसर्ट होगा, ऑर्डर का आईडी लूंगा, ऑर्डर डिटेल बनाऊंगा। ऑर्डर डिटेल के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर डिटेल के चाहिए, ऑर्डर चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मेरे को कहां से मिलेगा? ये प्रोडक्ट आईडी तो है, ये जो 6 है ये प्रोडक्ट आईडी है। इससे मैं प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और ऑर्डर मेरे को कहां से मिलेगा? जो ऊपर ऑलरेडी ऑर्डर क्रिएट किया वो ऑर्डर आईडी मिलेगा, उसको लेके ऑर्डर डिटेल बनाऊंगा। ऑर्डर डिटेल, और जब एक ऑर्डर बना दूंगा तो ये कस्टमर के अगेंस्ट में एक ऑर्डर ड्राफ्ट सेट कर दूंगा मैं। तो ये दोनों टेबल में डेटा चला जाएगा। और कस्टमर टेबल में डेटा अभी हम लोग बनाएंगे। कस्टमर टेबल का, क्योंकि कस्टमर टेबल के लिए लगेगा रजिस्ट्रेशन, तो पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन का वो बनाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेट करके रजिस्ट्रेशन का क्या करना है, तो रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्म होगा जो जाके कस्टमर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करेगा और पासवर्ड डालेगा वहां पर। ये होने के बाद फिर हम लोग वो कस्टमर टेबल से लॉगिन करेंगे। लॉगिन अगर सक्सेसफुली हो जाएगा उधर से मैच होके, तो तुम लोग को लॉगिन फॉर्म नहीं बताया ना, वो वाले बैच को बताया, ये लोग को शायद बताया, तुम लोग को लॉगिन फॉर्म बताया। लॉगिंग ना, अरे वो एक फाइल है रे बाबा, फिल्टर है वो। अब अभी आज ही बताता हूँ, तुम लोग की कहानी खत्म करता हूँ। एक क्लास बनाना है जिसको फिल्टर से इनहेरिट करना है, जिसमें दो फंक्शन को ओवरराइड करना है, और वो दो फंक्शन में ओवरराइड करके एक टेबल में इंसर्ट मारना है। क्या फिल्टर से ही लॉगिंग लॉगिंग बताने वाला?
वो तो फिर वो लॉक4नेट से वो बताना पड़ेगा। लॉक4नेट में तो पैकेज इंपोर्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट्स इट, खत्म। मेरे को तो वो और ज्यादा आसान है। फिर तुम लोग बोलोगे फिल्टर नहीं बताया। सर फिल्टर ऐसा है। ये रहेगा फिल्टर में कि हम लोग वो प्रोटेक्टिव पेजेस के लिए काम आएगा ना फिल्टर। वो ऑथेंटिकेशन फिल्टर, वो भी अपने को बनाना ही पड़ेगा। वो भी अपने को बनाना ही पड़ेगा। नेट पे उसका URL डाल देगा उसका वही बोल, वो सब पे अभी आया ही नहीं हूं ना मैं। तुम पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, उसके बाद सिक्योर करोगे ना। अपना प्रोडक्ट ही नहीं रेडी हुआ है, सिक्योर क्या करोगे? बैंक में पैसा ही नहीं है। तो ये ऐड टू कार्ट चल रहा है ये वाले से, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। मतलब जो हम लोग सोचे थे वो प्रॉपर वैसा चल रहा है। ऊपर वाला का हाँ सॉरी, कंट्रोल फिल्टर। नहीं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं देख रहा था कि मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा हूँ, फिर भी वो कैपिटल ही आया। ये देखो ना, दोनों कैपिटल में ही आया, जबकि यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ कैपिटल। तो CSS होगा। हाँ उसने सीएसएस से किया, वही चेक करो। उसने थीम में किया रहेगा वैसा सीएसएस से। डिजाइन डिजाइन थोड़ा बिगड़ती है, डिजाइन डिजाइन तुम लोग करने में लग रहा है। देखो अब ये डिजाइन थोड़ा वो हो गई, क्यों? क्योंकि उसने होवर डाला था एंकर के ऊपर। अब अपने को होवर लिखना पड़ेगा इनपुट के ऊपर, मतलब उसने होवर डाला है एंकर टैग के ऊपर। अब अपने को जाके वही होवर टैग, मतलब वही कोड अपने को करना पड़ेगा इनपुट के ऊपर। वो भी इनपुट का एक क्लास देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है तो सब इनपुट पे अप्लाई कर देगा। सब इनपुट पे नहीं करना है, तो यहाँ पे मेरे को एक ऐसा क्लास देना पड़ेगा, लाइक ऐड टू कार्ट करके ये क्लास। अब ये क्लास के लिए तुमको प्रॉपर एक सीएसएस लिखना पड़ेगा, जो होवर पे जैसा पहला इफेक्ट आ रहा था ना, वो वाला। अब वो इफेक्ट मिलेगा कहाँ से? तो जो अपना ओल्ड जो थीम का पेज है ना, वहां पे जाके राइट क्लिक करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया मैं, सोर्स फ्रंट में गया मैं, कंटेंट में गया मैं, थीम में, फोटोज में, इंडेक्स में, व्यू इन ब्राउजर, देखा गया। अच्छा हाँ ये चालू है, शायद इसकी वजह से हो रहा है। ये व्यू इन ब्राउजर किया, बंद हो गया वो। हम्म, तो ये जो है, हाँ ये वाला, तो इसको राइट क्लिक करके हाँ ये देखो इधर है, यहाँ पे डाला मैं होवर। दो सबको दो, दो दो मेरे को दो दो। ये दिखा क्या? ये देखो दिख रहा है, प्रोडक्ट आइटम ऐड टू कार्ट पे होवर पे क्या किया है इसने? बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया है, कर्सर को कुछ तो कहानी किया है,
चेंज करके देखना है तो देख सकते हैं। इनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे इस यही सीएसएस को कॉपी करना पड़ेगा। अभी यही वाली जो सीएसएस जो इसने यूज किया है ना, इसको मैं सर्च कर सकता हूँ, लाइक अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको मैं सर्च मारूंगा, शॉर्ट कोड डॉट सी एस एस। कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये देखो आ गया शॉर्ट कोड में। तो ये उसने सीएसएस लिखा है, बैकग्राउंड कलर, ये ऐड टू कार्ट होवर करके किया है। तो ये वाली क्लास अगर मैं ऐड कर दिया ना मेरे मेरे इसमें बटन पे, इनपुट पे, हाँ, तो ये चल जाएगा। तो मतलब तुमको ऐसा ढूंढना पड़ेगा, ये तो मतलब अपने, ये एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गया, लाइक तुमको ढूंढना पड़ेगा उसको। तो ये डाल दिया, चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं। यहाँ पे शायद हो गया रहेगा। अरे मैंने HTML को मार दिया, ये वाला रिफ्रेश मारना चाहिए। हो गया, पहले सब कट रहा था ना वो ऐड टू कार्ट, सही हो गया। कितना हुआ? अरे भाई ये लेके जा, फोटो लगे तो। जगदीश ना, हाँ, एक पहले 75 किया था, फिर 15 किया था। गूगल पे किया था ना? हाँ गूगल पे किया था, जगदीश पतिदास। अरे उसको मैं पहले भी कर चुका हूँ, उसको गूगल पे पहले भी, उसको फोन पे गूगल पे सब कर चुका हूँ। वही कॉर्नर वाला है ना, जूस के सामने जो है, वही मालूम है मेरे को। नहीं नहीं, मार देता ना। कितना हुआ? कितनी चाय हुई? कितनी है? 16 लोग है क्या? देखना भाई, देखना जगदीश पति, पैसा भी कट गया देखना। और कुछ उसको बोलना अच्छे से चेक कर, आया रहेगा। देखो पहले 75 था, फिर बाद में वहां बैठ के 15 मारा था, फिर अभी 80 रुपये। ठीक है। तो देखो ये सीएसएस भी सही हो गया। तो तुमको ऐसा ढूंढ के करना पड़ेगा कि होवर पे क्या लिखा है उसने। मैं जब तुम कोई टैग बदलोगे तब तो ज्यादा ट्राई करना है कि नहीं बदलना पड़े, लेकिन अपने को यहाँ पे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लेना है और एंकर से सबमिट होगा नहीं, पोस्ट। अब अपने को सिक्योरिटी पर्पज की वजह से इसको पोस्ट ही लेना था, वरना फिर वो गेट से भी कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेगा, मतलब वो यूआरएल कोई भी हिट करते रहेगा तो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होते रहेगा। क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ता है? डेटाबेस पे। अभी हम लोग वो आईडी लेंगे, डेटाबेस में जाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर डिटेल बनाएंगे, कस्टमर आईडी लेंगे, ये सब होगा ना। अब कोई अगर बैठ के हिट करता रहा तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो उस टाइम पे वो, हाँ, डेटाबेस में पूरी वैल्यू भर जाएगी, कार्ट में कुछ भी ऐड हो जाएगा। और अगर उसने यूआरएल में जाके 6 की जगह 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड होते रहेगा। समझे क्या? मतलब ऐसा कोई कर सकता है ना, अटैक हो सकता है। वो अपन डाल सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे आके चेक करेंगे कि जो आईडी आई है वो वाला प्रोडक्ट है तो ये आगे बढ़ना चाहिए। जैसे वो 6 है, प्रोडक्ट है तो आगे बढ़ेगा, नहीं है तो इनवैलिड प्रोडक्ट बोल के ऐड टू कार्ट को कैंसिल कर देगा। ऐसा लॉजिक हम लोग टॉप पे लिख सकते हैं, एकदम एक्शन मेथड के टॉप पे। आईडी 6 आई, 6 लेके जाके पहले प्रोडक्ट टेबल में से उसका ऑब्जेक्ट निकालो। अगर ऑब्जेक्ट निकला तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो इनवैलिड रिक्वेस्ट बोल के
एक्सेप्शन थ्रो करके बाहर हो जाने का, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे अगर मैं आऊं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी है मेरा, ठीक है, तो इसको मैं एक वेरिएबल लेके प्रोडक्ट आईडी बोल देता हूँ ताकि मेरे को समझ में आए कि ये प्रोडक्ट आईडी ही है। कोड जब मैं नीचे कोड देखूं तब मेरे को पता चले कि हाँ मैं प्रोडक्ट आईडी के लिए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी को कॉल कर लो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट बाय आईडी प्रोडक्ट आईडी। तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना। इफ ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल्स नल है तभी ये काम होगा, या फिर इसको ऐसा करो उल्टी कंडीशन, जैसा मैं यूजुअली करता हूँ, लोग को थोड़ा अजीब लगता है। अगर ये नल है तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न आगे जाएगा ही नहीं। तो अगर ये नल रहा तो आगे जाएगा ही नहीं sorry, ऐसा करो। तो अब अगर ये प्रोडक्ट आईडी किसी ने गलत डाला, लाइक 67 आईडी डाल दिया, वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या आएगा, नल। ये नल आएगा तो रिटर्न व्यू बोल देगा, इनवैलिड रिक्वेस्ट। और यहाँ पे जो व्यू रिटर्न करेंगे ना हम लोग, वो एक व्यू हम लोग बनाएंगे इनवैलिड रिक्वेस्ट वाला, वही चीज दिखाएंगे उसको। समझ में आई बात? जैसे इनवैलिड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट या इनवैलिड रिक्वेस्ट करके कॉमन पेज बना लेंगे। इसको शेयर्ड में वो व्यू बना लेता हूं मैं, स्टोर फ्रंट में जाके शेयर्ड में, तो शेयर्ड में एक व्यू बना लिया मैं जाके, व्यू इनवैलिड रिक्वेस्ट ठीक है, ये डाल दिया। अब यहाँ पे आएगा ये, इसको कंट्रोल शिफ्ट बी किया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया। अभी देखो इनवैलिड रिक्वेस्ट कैसे कोई इशू कर सकता है, लाइक वो तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके करेगा, लेकिन कोई ऐसा भी कर सकता है जो मैं भी करने वाला हूँ। देखो रिक्वेस्ट इतना स्लो क्यों हो गया, क्या मालूम। नेट आ रहा है, हाँ ये नेट का भी इशू हो सकता है यार, ध्यान नहीं दिया मैं। आ रहा जा रहा है। तो अपना अपना वाला ले लेते, जो आए रहेगा जाएगा नहीं। अब देखो कोई बंदा अगर ऐसे आता है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता है, उसको दिखता है फॉर्म टैग, है ना, और वो बंदा भी डेवलपर है, उसको समझ में आ गया कि पोस्ट होने वाला है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया 60 और इसको कर दिया सबमिट। तो अब प्रोडक्ट आईडी कौन सी गई, 60। ये देखो 60 गई यहाँ पे, आ गया, रिक्वेस्ट इनवैलिड बोल के खत्म कर दिया। अब इसको भी डिजाइन कर सकते हो तुम, अच्छा सा कंटेंट डाल के, ये करके अमेजोन का कुत्ता उत्ता बना के, इनवैलिड रिक्वेस्ट ये वो आता है ना अमेजोन में वो, तो ऐसा तुम कर सकते हो डिजाइन। ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया एक H1 टैग के अंदर, तो ये ऐसा हो गया। तो लाइक कोई अगर रॉन्ग सबमिट करेगा तो ये आ जाएगा। तो अब हम लोग को ऐड टू कार्ट बटन पे हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब अगर ये लाइन क्रॉस करके ये लाइन तक आया, लाइन नंबर 39 तक आया, इसका मतलब प्रोडक्ट मिला है। लाइन नंबर 39 तक अगर वो आया, इसका मतलब उसको प्रोडक्ट मिला है, तो इसका मतलब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर
प्रोडक्ट नहीं मिला रहेगा तो वो कभी यहाँ तक आएगा ही नहीं, क्योंकि इफ में जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा वो, तो नीचे का कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। समझा ना? तो लोग ऐसा उल्टी कंडीशन डालते हैं, मतलब मेरे को लगता है ये उल्टी है कि पता नहीं, मेरे को ये सही लगती है, लोग इसको उल्टी बोलते हैं। पब्लिक क्या बोलती है कि नॉट इक्वल्स नल है तो इसके अंदर कोड करो। मैं क्या बोलता हूँ कि जितना पहले निगेटिव फ्लो है उस पे ऊपर ही ऊपर रिटर्न करा दो, और अगर वो नीचे उतर गया मतलब सब पॉजिटिव वैल्यू लेके नीचे आएगा। कॉन्ट्रा कंडीशन जिसको बोलते हैं हम लोग, शायद एक बार बताया हूं मैं कॉन्ट्रा कंडीशन के बारे में। तो ये कॉन्ट्रा कंडीशन जैसा लिखने है, तो ये लिखने से क्या होता है, टॉप पे दिख जाता है वैलिडेशन, ये फेल हुआ तो ये फेल हुआ तो ये फेल हुआ तो ये, और अगर वो सब पास होके नीचे आया, अब अपने को कहीं पे नल विल चेक नहीं करना है। नहीं तो होता क्या है, अगर मैं इसको नॉट इक्वल नल डालू तो एवरी टाइम मेरे को ऑब्जेक्ट नल है क्या ये चेक करना है, वो चेक करना है, कंडीशन नॉट नल की चेक करो, फिर उसके बाद कोड करो, तो वो सब कंडीशन खत्म हो जाती है अपने केस में। क्योंकि वो नीचे अगर कोड एग्जीक्यूट करने के लिए आया, इसका मतलब सब कुछ ऑब्जेक्ट सब कुछ वैल्यू सही है तभी आया, नहीं तो आएगा ही नहीं। और जितना भी वैलिडेशन रहेगा सब टॉप पे लिख लेगा, सब वैलिडेशन पास हुआ तब वो जाके एक्चुअल कोड करेगा। नहीं तो होता क्या है, आधा कोड चलाया फिर वैलिडेशन मिला, तो जो आधा कोड चलाया उसके लिए तो टाइम लगा ना, फिर उसको रोल बैक कौन करेगा। तो बेटर ये है कि कॉन्ट्रा कंडीशन लिखो तो ज्यादा आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। बस लेकिन थोड़ा सोच के लिखने का, ये भी से इक्वल नल पे रिटर्न किया ऐसा करके। यूजुअली ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट निकाले, ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो ये काम करेंगे हम लोग, ऐसा कोड, ऐसा आदत रहती है लोग को, वैसा कोड करते हैं, तो इसके लिए इसको कॉन्ट्रा कंडीशन बोलते हैं। ये हुआ। अब मेरे को क्या करना है, कस्टमर का ऑब्जेक्ट, तो मैं कस्टमर का ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं, लॉगिन से लाना पड़ेगा, सेशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑर्डर बनेगा। ठीक, तो अभी यहाँ तक प्रोसेस में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए कि हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे हम लोग को वो जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक होगा उसका आईडी मिलना मेरे को स्टार्ट हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना रहेगा, नेक्स्ट काम मेरे को करना रहेगा लॉगिन का, मतलब वो लॉगिन यहाँ पे आ जाना चाहिए, लॉगिन डिटेल जो है वो इधर पे दिखना चाहिए, जो भी रहेगा वेलकम यूजर आना चाहिए, और एक लॉगिन का पेज होना चाहिए, और एक रजिस्ट्रेशन का पेज होना चाहिए। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन से कस्टमर में डेटा आएगा, और जब वो लॉगिन कर लेगा तो सेशन में आ जाएगा, और जब वो ऐड टू कार्ट करेगा तो ऑर्डर बनाने जब वो जाएगा उस टाइम पे कस्टमर आईडी लेके जाएगा, जो भी करंट लॉग्ड इन कस्टमर है उसका आईडी लेके जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब देखो काफी काम हो गया, ऐड टू कार्ट तक हम लोग टच कर दिए। अब इसके बाद जो काम रहेगा वो लॉगिन का रहेगा। लॉगिन के बाद अपने को कार्ट का पेज बनाना रहेगा। कार्ट के पेज के बाद कल एक बटन बनाना है, वो सबमिट सक्सेस दिखा देगा, कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन वगैरह अपने को इसमें अभी करना नहीं है, तो सक्सेस का पेज दिखा देगा। सक्सेस दिखा देगा मतलब ऑर्डर सबमिट हो गया। फिर अपने को बैकएंड में जाना है, बैकएंड साइड में जाना है, वहां पे एक पेज बनाना है, वहां पे ऑर्डर की लिस्ट बनाना रहेगा। ऑर्डर को वो एडिट करता रहेगा, एडिट करेगा तो ड्रॉप डाउन बनाना है, जो भी स्टेटस ऑर्डर का वहां से वो सेट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर सबमिट, हाँ, और वहां पे वही ऑर्डर दिखना चाहिए जो सबमिटेड है। ड्राफ्ट वाला ऑर्डर अपने को कहाँ पे दिखाना है, काट करके वहां पे दिखाना रहेगा। तो ड्राफ्ट वाला तो जॉब से सेट होगा, जॉब के थ्रू हम लोग उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, ठीक है। और सबमिटेड ऑर्डर की लिस्ट दिखाएंगे, सबमिटेड ऑर्डर जो है वो फुलफिल होगा, फुलफिल के बाद कंप्लीट होगा बेस्ड ऑन कस्टमर कम्युनिकेशन। तो मतलब जैसे मैंने शिफ्ट किया तो मैं बोलूंगा सर तुमको पार्सल मिल गया, हाँ मिल गया, या फिर जो ब्लू डार्ट वाला है वो मेरे को बोलेगा कि तुम्हारा पार्सल डिलीवर है, तो मैं जाके मार्क कर दूंगा डिलीवर्ड। ऐसा ऐसा होता नहीं है बड़े ई कॉमर्स में। ये वो कैसा होता है कि जो ब्लू डार्ट वाले हैं वो लोग ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट अमेजोन के एक एपीआई या फ्लिपकार्ट का एक एपीआई होता है, वहां पे उन लोग अपडेट करते हैं कि इतने ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए। जैसे 5,000 ऑर्डर डिलीवर हो गए, तो एक एक्सेल होता है उसमें 5,000 ऑर्डर नंबर होता है, एक सिस्टम में जाके सबमिट कर दो, वो मैनुअली उठाता है, सॉरी ऑटोमेटिकली उठाता है लूप से, एक एक को अपडेट करते चले जाता है अमेजोन के सर्वर पे।
और ये करता कौन है? ये ब्लू डार्ट वाले बंदे या जो भी ट्रैकिंग वाले बंदे हैं वो लोग करते हैं, जो स्टेटस उन लोगों को मिलता है। और जैसे ही उधर अपडेट होता है अमेजोन के डेटाबेस में, तो हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझे? यू एक्चुअल में ऐसा काम होता है, बल्क में होता है। लेकिन हम लोग वो चीज को बल्क में नहीं कर रहे, हम लोग ऑर्डर लेवल पे एक एक एडमिन की छोटी सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, सिंगल वेंडर वेबसाइट है, मतलब मेरी शॉप है शूज की, ऐसा समझ लो। मैं ही बेच रहा हूँ और जो है मेरा ही बंदा डिलीवर कर रहा है, वो मेरे को बोलता है कस्टमर कम्युनिकेशन के बेस पे मैं चेंज करता हूँ, कस्टमर को अपडेट दिखता है। मतलब ये ऐसा ई कॉमर्स है छोटा सा। चुटकी बजा दी आती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर मैं ट्राई करूंगा, छुट्टी शायद से हम लोग की रहेगी 6 को। अगर 6 को छुट्टी में देखा नहीं होगी, अगर 6 को छुट्टी रहेगी तो फ्राइडे को मैं रखता हूँ नाइट में, क्योंकि मेरे को भी वो रहेगा काम। तो फ्राइडे को रखता हूँ 6, 7, 8, 3 दिन। अगर ये लेक्चर लिया ना, तो ये प्रोजेक्ट 90% तो खत्म हो जाएगा ऐसा। टारगेट तो मेरा है यहाँ तक का खत्म कर देने का, मतलब ये 21 तक, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 21 से स्टार्ट करूँ बैच न्यू, क्योंकि अभी कुछ अपडेट आया नहीं है। तो 21 से माइट भी न्यू बैच चालू करूंगा, तो जो लोग तुम लोग के पहचान में कोई रहेगा ज्वाइन करने वाला, तो उसको बता देना कि 21 को शायद माइट भी डेमो रहेगा, तो 21 को तुम लोग का लेक्चर नहीं रहेगा। ट्राई करूंगा कि 6, 7, 8 इसमें 90% हो जाए, और जो रिमेनिंग पार्ट है ये 14 15 पे हो जाए, ताकि 21 से मैं वो लोग का बैच स्टार्ट कर सकूं, तो तुम लोग का फिर हो जाएगा। और जिसकी फीस बची है क्या? नहीं नहीं, फीस बढ़ गई, 45 कर दी। कंटेंट सेम रहेगा, जो हम लोग पढ़ रहे वही रहेगा। प्रोजेक्ट चेंज होगा जो भी रिक्वायरमेंट के बेस पे, बाकी जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वही पढ़ेंगे। कोई डॉटनेट कोर वे में इंक्लूड करने वाला नहीं, एक इंट्रो डालने वाला हूँ डॉटनेट कोर का, एक थर्ड डॉटनेट कोर से बताऊंगा मैं, जो अभी नहीं किया वो उसमें ऐड करूंगा क्या। हाँ हाँ, वीडियो ले लेना तुम लोग। तो डॉटनेट कोर का थ्रेड ऐड करूंगा, वो एक सोचा हूँ। और जो है प्रोजेक्ट जो है, यही ई कॉमर्स का ही प्रोजेक्ट बता दूंगा, काफी चीज इसमें ऑलरेडी कवर हो गई है, तो यही वाली थीम लेके यही वाला प्रोजेक्ट को वापस से बना के डाल दूंगा ऐसा। ये इतना चेंज होगा, तुम लोग का तो हो ही गया है और वो उसमें तुम लोग का जो अराउंड कितना 7 8 महीना चला ना, 9 महीना, बीच में तो छुट्टी थी ना रमजान, और 2 महीना वो माइनस करोगे तो कितना हुआ? ये लोग का 8 महीने का टारगेट रहेगा, 8 महीना लूंगा बैच, ऐसा सोच रहा हूँ। तो क्या, जाऊंगा, वो तो जाऊंगा, वो तो जाना ही है, तो डेमो लेके जाऊंगा ना, डेमो लूंगा, फीस लूंगा, वही पैसे से घूमने जाऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए छुट्टी।